तो निकिता की बुक से हम कॉस्टिंग के पूरे थ्योरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मतलब पूरे हो पाएंगे नहीं होंगे पाएंगे पता नहीं। फिलहाल जहाँ जो जितने जितने होते जा रहे हैं उतने उतने मैं यूट्यूब में अपलोड करते जाऊँगा। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपके पास निकिता बुक होगी, है ना? नहीं होगी तो मार्केट से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 1, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की एक शाखा है। क्या लिखा है? लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की एक शाखा है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद जिसका जो विकास हुआ है, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो विकास हुआ है, लेखांकन की वित्तीय लेखांकन की कमियों, वित्तीय लेखांकन कुछ कमी थी जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ है, तथा प्रबंध की आवश्यकताओं के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं मालूम तो इसका आंसर कैसे दोगे आप, है ना? इसलिए राइटर ने बहुत ही समझ से क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है ना, जिससे कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आए। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या लिखा है? एक्सप्लेन कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट समझाना है, कॉस्टिंग समझाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग समझाना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, डिस्कस। क्या लिखा है? या डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक आइडल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ठीक है, अब देखो पहले क्या होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या होता है आपको मालूम? कॉस्ट कोई भी खर्चा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट। कोई भी एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? कॉस्ट। तो एक्सपेंस किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में भी किया जा सकता है या किसी सर्विस में भी हो सकता है। जैसे आप बस में आते हो, है ना, बस में आते कुछ मिलता थोड़ी आपको, आप खाली बैठ के गए, है ना, लेकिन कॉस्ट देनी पड़ती है ना आपको। तो जो कॉस्ट है किसी में भी हो सकता है ना, गुड्स में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम कम है अपने पास, फटाफट रीड करते हुए चलते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट होगा उसको डिटेल में भी समझाऊंगा, है ना। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत व्यय की वह राशि है। लागत जो है व्यय की वह राशि है जो कि दी हुई वस्तु पर किया गया है ना, पेन में खर्चा किया गया है। अथवा क्या लिखा है? आरोपी हो। अब समझेंगे आरोप का मतलब क्या होता है। डोंट वरी, सब लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। उपयुक्त ICMA परिभाषा के अनुसार लागत में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे। तो लागत में कौन कौन से व्यय सम्मिलित होंगे? एक पॉइंट नंबर ए, एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय, एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय, जो रियल में खर्चा हुआ है उसको तो अपन ऐड करेंगे कॉस्ट में। तथा लिखा तथा एक दी हुई वस्तु पर आरोपी व वैचारिक व्यय। इसका मतलब अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये उपयुक्त वर्ग संबंध में वैचारिक व्यय वह है, उपयुक्त वर्ग संबंध में वैचारिक व्यय वह है जो कि किया गया माना जाता है। इसलिए लिखा ना आरोपी अथवा आरोपित होता है। उदाहरण के लिए स्वामियुक्त कारखाना का किराया, जहां की किराया वास्तव में अदा नहीं किया जाता परंतु किराए पर चल रहे कारखानों की उत्पादन लागत से तुलना करने के उद्देश्य से यह किराया लागत में शामिल किया जाता है ना। आपका भले आपकी फैक्ट्री भले खुद की हो, अगर आपकी फैक्ट्री भले खुद की हो, लेकिन जो उसका किराया है, हम जो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, जो किराया उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो फैक्ट्री में खुद नहीं चला रहे होते, दूसरे को फैक्ट्री को चलाने के लिए देते, सिंपल सी बात है ना। पॉइंट नंबर 2, तो उसे किराया मिलता ही। पॉइंट नंबर 2, स्वयं की पूंजी पर ब्याज। स्वयं की पूंजी, हमने जो पैसा लगाया उस पर ब्याज, क्योंकि अगर अपन पैसा इस बिजनेस में नहीं लगाए होते तो और क्या लगाए होते, जहां की स्वामी वास्तव में अदा नहीं किया जाता परंतु नीति स्वरूप ब्याज को लागत में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया ना अच्छे से? तो आरोप में मतलब क्या होगा? इससे 2 एग्जाम्पल है ना। फैक्ट्री रेंट पहला एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 एग्जाम्पल आप शॉर्ट में याद रखोगे। क्या रखोगे? पहला फैक्ट्री रेंट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? लागत ज्ञात करने की तकनीकें व प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉस्टिंग कहलाती है। लागत ज्ञात करने की तकनीकें, जैसे आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट, है ना, ये सब कॉस्ट तरीके हैं कि लागत को कॉस्ट करने के तरीके हैं, है ना। उस जब मार्जिन कॉस्टिंग समझाता हूँ तो मैं डिटेल में समझाता हूँ, एकदम ज्ञान दे के, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मेरे को बहुत फेवरेट है। तो लागत की ज्ञात करने की तकनीकें व प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? कॉस्टिंग कहलाती है। मतलब लागत को कैलकुलेट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ उसमें शामिल करनी चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं तकनीकें व प्रक्रियाएं, परिव्यंजन कहलाती है। इसका पूरा चैप्टर है। तो परिव्यंजन का संबंध किसी वस्तु या सेवा परिव्यय यानी उसकी लागत ज्ञात करने से है। उसकी लागत कैसे निकलेगी उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्टिंग। लागत ज्ञात करने के लिए वस्तु या सेवा पर किए गए समूचे व्यय का संग्रह, उन व्ययों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। पहला पॉइंट क्या लिखा था? सब जितने भी खर्चे क्या करेंगे? संग्रह। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? उन व्ययों का वर्गीकरण व विश्लेषण करेंगे तथा उन व्ययों को विभागों व उनमें उत्पादित वस्तुओं पर
विपरीत करना आवश्यक होता है, वितरित होगा ना, वितरित करना आवश्यक होता है। क्लियर अच्छे से। तो परिव्यांकन की तकनीकें कई है, जिनमें अच्छा लिखा है क्या, ऐतिहासिक परिव्यांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और ये था मैं जो बताया मार्जिनल कॉस्टिंग प्रमुख है। तो 3 नाम याद रखना बच्चों अच्छे से, ये नाम याद रखना। कॉस्टिंग की 3 तकनीकें प्रमुख है, कौन कौन सी, ऐतिहासिक परिव्यांकन, मानक परिव्यांकन, सीमांत परिव्यांकन प्रमुख है। उससे क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या समझ में आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, वैसे है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो समझ में आ रहा होगा, फटाफट बता दूँ। उस बिंदु से है क्या, ICMA लंदन लागत लेखांकन की निम्नलिखित परिभाषा दी हुई है। तो उस बिंदु से जहाँ पर व्यय किया जाता है अथवा किया गया माना गया है, अभी हम लोग देख चुके हैं, है ना। उस बिंदु से जहाँ पर व्यय किया गया है अथवा किया गया माना गया है, किया गया माना गया मतलब समझ में आ गया, फैक्टर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने की लागत के लिए लेखा करने की प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जितनी भी लागत है उसकी अपन एंट्री करते हैं। ठीक, क्लियर अच्छे से। तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इस बिंदु से जहाँ पर व्यय किया गया अथवा किया गया माना गया हो, लागत केंद्रों तथा लागत इकाइयों से अंतिम संबंध स्थापित करने तक की लागत के लिए लेखा करने की प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। इसके विस्तृत प्रयोग से सांख्यिकी समूहों की तैयारी, लागत नियंत्रण की पद्धतियों का प्रयोग, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो सेल वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्राहक नहीं लेगा और कहीं चले जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। तथा कार्यान्वित अथवा नियोजित क्रियाओं की लाभकारिता सम्मिलित हो जाती है। लागत लेखांकन के लिए लेखा करने की एक पद्धति है। लागत के 3 तत्व होते हैं। सामग्री, क्या लिखा है, लागत लेखांकन के लिए लेखा करने की एक पद्धति है। लागत के 3 तत्व होते हैं। सामग्री, मालूम है लागत में कुछ भी बनाने का लगता है सामग्री, ये सामग्री, इसमें लगा होगा प्लास्टिक मान लो। फिर क्या लगता है, लेबर। तीसरा होता है व्यय, मतलब फैक्ट्री रेंट हो गया, है ना, वर्कर की सैलरी वगैरह हो गई, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो कई सारे खर्चे लगते हैं। लागत के इन 3 तत्वों से संबंधित लेखा रखने का कार्य लागत लेखांकन कहलाता है। मतलब इन 3 तत्वों संबंधित लेखा रखने का कार्य लागत लेखांकन का है। सिंपल है, समझ में आया। अब क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या होता है आपको ऊपर से बताता हूँ, फिर समझाऊंगा। जैसे क्या होता है कि मैनेजमेंट को, है ना, ऑनर तो हर जगह बैठ नहीं सकता, हर जगह होती है मैनेजमेंट होती है, तो उसको डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन लेने के लिए कौन हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी हेल्प करती है। क्या लिखा है, परिव्यांकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों पद्धतियों को लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के विज्ञान, कला व अभ्यास पर लागू करना लागत लेखांकन कहलाता है। इसमें प्रबंधकों के निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु उक्त क्रिया से प्राप्त सूचना का प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। कॉस्ट अकाउंटेंसी के थ्रू ही मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। क्लियर है। अतः लागत लेखांकन में निम्नलिखित विषय सम्मिलित है। पहले क्या लिखा है, परिव्यांकन, लागत लेखांकन, ये तो ठीक है। देखो कॉस्ट अकाउंटेंसी है तो कॉस्टिंग तो शामिल होगा ही, कॉस्ट अकाउंटिंग भी शामिल होगा। लेकिन क्या लिखा है, लागत नियंत्रण, कॉस्ट तो कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे भाई, और लाभकारिता का निर्धारण, क्योंकि सब दोनों काम है किसका ही है, मैनेजमेंट का। कि कॉस्ट को कंट्रोल करना किसका काम है, मैनेजमेंट का। लाभकारिता का निर्धारण किसका काम है, मैनेजमेंट का। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लागत लेखा निम्न बातों से संबंधित है। लागत ज्ञात करना व लेखा करना, लागत का नियंत्रण, लाभकारिता का ज्ञान। उसके बाद लागत लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं। लागत लेखांकन की प्रकृति और क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। पहला क्या है, मैं मालूम है हमको, यह सामान्य लेखांकन के प्रणाली का एक प्रमुख भाग है। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, है ना। यह सामान्य लेखांकन प्रणाली का ही एक प्रमुख भाग है। पॉइंट नंबर 2, यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, डबल एंट्री। पॉइंट नंबर 3, यह प्रणाली कार्य पूरा ना होने की अवस्था में अधूरे कार्य की भी लागत बता सकती है। वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट भी ये बता सकती है। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता सकती है वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट? नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी अकाउंट पढ़ते हो वो बताती है? नहीं, ये बताती है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना। पॉइंट 4, इसमें किसी वस्तु के निर्माण के प्रारंभ से अंत तक सभी लागतों का लेखा किया जाता है। काम यही है ना, इसका काम यही है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, कहाँ थे अपन, पॉइंट नंबर 4 में, इसमें किसी वस्तु के निर्माण के प्रारंभ से अंत तक की समस्त लागतों को सम्मिलित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, व्यवसाय प्रबंध से संबंधित सभी वर्गों का मार्गदर्शन करती है। व्यवसाय प्रबंधन में आ रहा है ना वही कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब जो संबंधित होता है काम वो। उसके बाद विस्तृत शब्दों में यह सामान्य लेखांकन प्रणाली का एक प्रमुख भाग है
है ना। सामान्य लेखांकन प्रणाली का प्रमुख भाग है। यह वित्तीय लेखांकन प्रणाली की सहायक होते हुए भी अपना अलग क्षेत्र निर्धारित करती है, परंतु दोनों प्रणाली दोहरे लेखा प्रणाली पर आधारित होती है। ये सब वही लिखा हुआ है। इसमें प्रारंभ से अंत तक सभी चीज़ों का लागतों का लेखा किया जाएगा। इसमें 3 प्रकार के व्यय सम्मिलित है: सामग्री व्यय, सामग्री श्रम तथा व्यय। लागत के 3 ये लागत के तत्व कहलाते हैं, है ना। तो ये सब वही अपन जो पढ़ चुके हैं ये वही है ना। इसमें भी इसे पढ़ लेना, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, इसे पढ़ चुके अपन वही है ना। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप कुछ जो बताने आया हो बताऊँ ना, जो पढ़ चुके उसको मैं बार बार क्यों बताऊँ, ठीक है। क्योंकि इसमें डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से, तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की एक शाखा है। अभी समझे हमने, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग शाखा है। अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का मतलब, है ना। जिसका विकास वित्तीय लेखांकन की कमियों तथा प्रबंध की आवश्यकता का कारण हुआ है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट नहीं बताती ना, बकायदा मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग जो होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो पूरी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट नहीं बताती, या किसी चीज़ में कितनी कॉस्ट लगी है वो नहीं बताती। वो कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। बस ये बात है। तो यहाँ पर अपन मेन चीज़ में आते हैं, ये क्या लिखा है? पारंपरिक वित्तीय लेखांकन की प्रणाली इस संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने में प्रायः असफल है। किस संदर्भ में? समझिए, कॉस्ट के संदर्भ में, जिसके द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति प्रायः असंभव है। वित्तीय लेखांकन एक सूचना प्रणाली के रूप में मुख्यतः व्यवसाय की लाभ हानि व आर्थिक स्थितियों की जानकारी ही सदस्यों को प्रदान करती है, परंतु व्यवसाय के प्रबंध तंत्र को कोई महत्वपूर्ण सूचना देने में असमर्थ रहती है। प्रबंध का काम क्या है? कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट निर्धारित करना, कितनी कॉस्ट लगी, कितने में सेल करना, किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। कॉस्ट कंट्रोल किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग देने में असमर्थ होती है। दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटिंग आया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखते हैं अपन वित्तीय लेखांकन की प्रमुख कमियां या सीमाएं निम्नलिखित है वित्तीय लेखांकन की। तो कहीं ना कहीं जो आंसर लिखा है किससे कंपेयर करते हुए लिखा हुआ है? कॉस्ट अकाउंटिंग से कंपेयर करते हुए लिखा है। पहले का लिखा है, देखो, वित्तीय लेखांकन में सामग्री एवं स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता। मतलब पहले किसकी बात कर रहा है? ये मटेरियल की। अपन देखें ना, सामग्री, ये बात कर रहा है पहली बात मटेरियल की, है ना। तो मटेरियल का हम लोग क्या है? विस्तृत अपन नॉर्मली अपन अकाउंटिंग करते हैं, पढ़े ना अपन अकाउंटिंग का, पढ़े अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में, है ना। तो वित्तीय लेखांकन में सामग्री व स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता। पॉइंट नंबर 2, यह ज्ञात नहीं होता कि विभिन्न उपकार्य विभागों में कितने श्रमिकों ने कितने समय तक कार्य किया है और उन उपकार्यों अथवा विभागों पर अलग अलग कितना पारिश्रमिक दिया गया। क्लियर है? तो पहला बोल रहा है मटेरियल के बारे में, दूसरा बोल रहा है लेबर के बारे में। पॉइंट नंबर 3, वित्तीय लेखों द्वारा कुल लाभ निकालते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि उत्पादन कार्य में कौन सा विभाग लाभदायक रहा, कौन सा हानिप्रद। हम तो क्या एंट्री पास कर देते हैं अकाउंटिंग, है ना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि कौन सा लाभदायक रहा, कौन सा हानिप्रद। पॉइंट नंबर 4, उत्पादन के बीच कितने श्रमिक घंटे व्यर्थ चले गए, क्योंकि हमें कॉस्ट कंट्रोल करना हमारा काम है, तो देखना पड़ेगा कि श्रमिक ने कितने घंटे काम किया। तो उत्पादन के बीच कितने श्रमिक घंटे व्यर्थ चले गए, एक मशीन कितने समय तक सुस्त खड़ी रही और इनके क्या कारण थे आदि का ज्ञान वित्तीय लेखों से संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं? पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया लेबर। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है। पॉइंट 4 में क्या लिख सकते हैं अपन? कितने श्रमिक घंटे व्यर्थ चले गए, है ना। तो अपन आइडल टाइम एक्सेट्रा लिख सकते हैं, आइडल टाइम, मशीन आवर टाइम, है ना, मशीन आवर के बारे में बता रहा है। पॉइंट नंबर 5, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्ययों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, स्थिर एवं परिवर्तनशील, नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय आदि रूपों में वर्गीकरण नहीं किया जाता है कि नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सब सीखते हैं अपन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, प्रबंधकों को समय समय पर अनेक नियंत्रण लेने पड़ते हैं, है ना। कहा था भाषण थे क्या पर? वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्ययों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, स्थिर, परिवर्तनशील, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल और कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल आदि रूपों में वर्गीकरण नहीं किया जाता है। किसमें? वित्तीय लेखांकन में। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, अच्छा यहाँ पर थे। पॉइंट नंबर 6, प्रबंधकों को समय समय पर अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। हमको मालूम है मैनेजमेंट तो काम है, मैनेजमेंट काम ही क्या है? निर्णय लेना। जैसे स्वयं उत्पादन करें या बाजार से क्रय करें। हमको लग रहा है खुद को खरीदने में, खुद बनाने में कॉस्ट कम लग रही है तो खुद बनाओ। खुद बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, मार्केट से लो। किसी हानिप्रद वस्तु के उत्पादन को बंद करें,
है ना। हो सकता है कोई चीज़ हमको लॉस दे रही है तो उसके उत्पादन क्या बंद रखे कि चालू रखे, ठीक है, आदि। उसके बाद ऐसे निर्णय लेने में वित्तीय लेखांकन कोई मदद नहीं करता। पॉइंट नंबर 7, जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस पर अब तक कितनी लागत लग चुकी है ना। जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उस पर कितनी लागत लग चुकी है और अभी और कितनी अभी और लगनी शेष है, वित्तीय लेखा ज्ञात नहीं करा सकता। किसी उत्पादित वस्तु की कुल लागत वित्तीय लेखों से नहीं जानी जा सकती, कुल लागत है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मालूम चलेगी। और ना ही निश्चित किया जा सकता है कि कुल लागत निकालने में समस्त वांछनीय व्ययों की मदों को सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। उसके बाद वित्तीय लेखे निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं है ना, वो ऐसा तक ही नहीं आना चाहिए। ये लिखा है, क्या विक्रय मूल्य बढ़ाया जा सकता है, यदि हाँ तो किससे मतलब। इस सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ बताता है, उसमें खाली अकाउंटिंग किया जाता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य है ये रहता है। पॉइंट नंबर 2, उत्पादन व्यय को किस सीमा तक और कैसे कम किया जा सकता है, कॉस्ट कंट्रोल की बात बता रहा है। पॉइंट नंबर सी, उत्पादन में सामग्री क्षय को कैसे कम किया जा सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ बताया सब। विदेशी बाजार को हथियारों के लिए विक्रय मूल्य को कितना कम किया जा सकता है। तो यहाँ क्लियर हुआ। तो पहली किसकी बात कर रहा है, सेल्स प्राइस की बात कर रहा है। दूसरी बात किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, एक्सपेंस की बात कर रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, मटेरियल कंट्रोल की बात कर रहा है। विदेशी बाजार को हथियारों के लिए विक्रय मूल्य को कितना कम किया जा सकता है ना, इसकी बात कर रहा है। मतलब जो सेल प्राइस है ना उसको किस हद तक कम किया जा सकता है अगर हम लोग बाजार में, अगर विदेश में वगैरह बेचते हैं तो, एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि वित्तीय लेखा एक सीमित प्रकार की लेखांकन संबंधी जानकारी करा पाते हैं जो वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। इन कमियों को लागत लेखांकन का प्रयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। क्या लिखा हुआ है, परिव्यांकन की एक अच्छी प्रणाली व्ययों पर नियंत्रण करने का एक साधन बनती है, यानी कि a cool system of cost services as a mean of control over expenditure and help to secure economy in manufacture, है ना, ऐसा। तो परिव्यांकन की एक अच्छी प्रणाली व्ययों पर नियंत्रण करने का एक साधन बनती है, ठीक है। अगर आप कॉस्टिंग अच्छे से करोगे तो आप में अल्टीमेटली कॉस्टिंग करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो। हम कॉस्टिंग में इसलिए तो आए हैं। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने पढ़ा है ना कि हम कॉस्टिंग में क्यों आए। अभी हम पढ़ा क्वेश्चन में हम लोग कॉस्टिंग में हम लोग क्यों आए हम लोग, जिससे कॉस्ट से कंट्रोल हो, है ना, प्रॉफिट मतलब मैनेजमेंट को निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प हो, इसलिए तो हम लोग आए हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो परिव्यांकन की अच्छी प्रणाली व्यय पर नियंत्रण करने का एक साधन बनती है, बिल्कुल बनती है, तथा उत्पादन में मितव्ययता लाने में सहायता करती है, बिल्कुल करती है। अगर हमको लग रहा है कॉस्ट बढ़ रही है तो हम ध्यान लगाएंगे, दिमाग चलाएंगे, तरकीबें यूज़ करेंगे कैसे हम कॉस्ट को कम करें, है ना। लागत लेखांकन के उद्देश्यों तथा कार्यों को दर्शाने के लिए इस वक्तव्य का विवेचना कीजिए। तो लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या था हमको मालूम है ना भाई, ये तो उद्देश्य था। तथा कार्यों को दर्शाने के लिए इस वक्तव्य का विवेचन करेंगे डिटेल में। पॉइंट नंबर 2, लागत लेखे क्या है, इनका तैयार करना एक बड़े उत्पादन संस्थान को किस प्रकार सहायता करता है। मालूम है भाई, बड़े उत्पादन संस्थान को क्या चाहिए, कॉस्ट कम से कम हो, उसकी कॉम्पिटिशन कितनी ज़्यादा है ना। मालूम है क्वेश्चन ये जो बोल रहा है ना हमको, पहले देखो अभी पढ़ चुके हैं करके दिमाग कितना अच्छा काम कर रहा है। आई होप अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको दिमाग काम कर रहा होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। यह कहा गया है कि एक अच्छी लागत प्रणाली प्रबंधकों के लिए अमूल्य दिन है। प्रबंधन का काम क्या है, प्रबंधन का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, डिसीजन लेना, है ना। जैसे मान लो कि लंबा सा एग्जांपल मैं कोई शॉर्ट में देता हूँ। मान लो आज तक मान लो आप कोई गुड्स 110 में बेच रहे हो, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए कोई आपको एक, मान लो आपका लोकल एरिया में 110 का बेच रहे हो, है ना। मान लो अगर आपका आउटसाइडर दूसरी कंट्री से कोई आता है पर्सन, बोलता है मेरे को 90 में चाहिए, अब 110 का बेच रहे हो 90 में चाहिए, अब ये डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट, है ना। सब मार्जिन कॉस्टिंग में आपको सिखाता हूँ। तो मैनेजमेंट का काम है, तो उसको अच्छी अगर कॉस्टिंग होगी तो मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा, है ना। आप लोग बीकॉम वाले भी इसमें डिसीजन ले सकते हो। मार्जिन कॉस्टिंग मैं अपलोड किया अपने चैनल में, है ना, तो उसकी लिंक वगैरह दे दूंगा, है ना, ताकि आप अच्छे सीख पाओ आप, ठीक है। इस कथन की सहमति में मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो लागत लेखांकन का उद्देश्य ऊपर हम जो पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरह का लिखा हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है उद्देश्य हमको मालूम है, लागत ज्ञात करना, कितनी लागत कहाँ पर लगेगी उसको ज्ञात करना। पॉइंट नंबर 2, लागत का नियंत्रण करना। देखो मैं आपको एक ही चीज़ पढ़ा के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आपका एक समय क्या है पास है ना, आप खुद से फटाफट पढ़ लोगे। तो इंपॉर्टेंट बात खाली बता दूंगा मैं, जैसे ये लिखा हुआ है, बजट बनाकर नियंत्रण करना, अर्थात बजटरी नियंत्रण द्वारा, तथा
मानक स्थापित कर वास्तविक व्ययों से तुलना करना, अर्थात मानक परिव्यांकन करना कि भाई स्टैंडर्ड कि पिछले बार इतनी कॉस्ट लगी थी, इस बार कितनी लगनी चाहिए, उससे कम लगेगी तो चलेगा, ज़्यादा लगेगी तो नहीं चलेगा, ज़्यादा लग रही है तो कॉस्ट कंट्रोल हमको करना चाहिए। क्लियर है? ऐसा क्या लिखा देखो, लाभकारिता का निर्धारण करना। लागत लेखांकन का उद्देश्य उन सभी क्रियाओं की लाभकारिता जानना है जो वर्तमान में चलाई जा रही है अथवा जो नियोजित की जा रही है। जहाँ एक नई वस्तु उत्पादन करने का विचार किया जाता है, वहाँ यह जानना जरूरी है कि नया उत्पाद कितना लाभ प्रदान करेगा, है ना। नए उत्पाद के विषय में नहीं बल्कि वर्तमान में जो क्रियाकलाप चल रहा है उसकी भी लाभकारिता जानना आवश्यक हो जाता है कि नहीं। नए नहीं, वर्तमान में जो चल रहा है उसके भी लाभकारिता जानना आवश्यक हो जाता है। कितना अच्छा लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य निर्धारित करना कि कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, कितनी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य निर्धारण है तो निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। निविदा मूल्य टेंडर प्राइस समझाऊंगा आगे, है ना। निविदा मूल्य निश्चित करने के लिए अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना। सीमाओं का निर्धारण करना जहाँ की विक्रय मूल्य बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये तो निविदा मूल्य के बारे में समझेंगे आगे, टेंडर प्राइस। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सीमाओं का निर्धारण करना जहाँ तक कि विक्रय मूल्य बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन, कंपटीशन वगैरह क्या है, हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो उसका निर्धारण करना कि कहाँ तक विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा सकता है, कितना कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था, निविदा मूल्य निश्चित करने के लिए अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना। हमको अगर अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करना है उसके लिए भी कॉस्टिंग हमारी हेल्पफुल होती है। व्यवसाय नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ए, अच्छा पूरा बता देते एक बार। पॉइंट नंबर क से, लागत खातों को तैयार करने के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनके फलस्वरूप व्यापार नीति निर्धारित करना। यह निर्णय करना कि उत्पादन कार्यों पर लाभ होता है या हानि, कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। ताकि हानिप्रद कार्यों को या तो लाभप्रद बनाया जा सके या बंद किया जा सके, या प्रबंधकों का लाभ नियोजन में तथा नीति निर्धारण संबंधी निम्न मामलों में मदद करता है। पॉइंट नंबर 1, किसी नए उत्पादन का श्रीगणेश करना अथवा पुराने को समाप्त करना, इससे भी हमको निर्णय मिलेगा, मैनेजमेंट डिसीजन करने में हेल्प होगी। पॉइंट नंबर 2, शुष्क प्लांट क्षमता का सदुपयोग करना, अर्थात काम ना होने के कारण प्लांट जो सुस्त पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, विदेशी बाजारों में कम मूल्य पर बेचना, है कि नहीं। बेचेंगे ना कम मूल्य पर, तभी तो अपन को ऑर्डर आएंगे भाई, एक्सपोर्ट में तो कंपटीशन है। निर्माण करना अथवा खरीदना। पॉइंट नंबर 5, निर्माण कार्य में संलग्न अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण हेतु तो उचित व्यवस्था करना। उसके बाद वैधानिक दायित्व की पूर्ति। कंपनी अधिनियम की धारा 209 1D के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया है। किसके लिए, अनेक उद्योगों के लिए, है ना। तो इस प्रकार लागत लेखांकन एक उद्देश्य वैधानिक दायित्व को पूरा करना भी है। उसका क्या है, लागत लेखांकन क्या है, हम समझ चुके हैं लागत लेखांकन क्या है, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, 3 था, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। कभी कुछ भी खर्चा लग रहा है, फ्री का तो नहीं लग रहा है ना, है उसके लिए अपन को अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ताकि कॉस्ट निकाल पाए। एक्सप्लेन इस एडवांटेजेस आप समझ चुके होंगे कि लागत निर्धारण होती है, प्रॉपर कॉस्ट मालूम चलती है, कॉस्ट बढ़ गए तो उसको कैसे नियंत्रण करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ करके व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इस एडवांटेजेस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर चुके हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो लागत लेखांकन से आशय क्या है, ये तो मैं समझ चुके लागत लेखांकन से आशय क्या है। तो देखो यहाँ इसको बताता हूँ मैं। एक उत्पादक को किसी वस्तु को उत्पन्न करने में निम्न प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। कच्ची सामग्री का मूल्य यानी मटेरियल, लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मशीन कार्यालय भवन आदि पर गिरावट का व्यय, फैक्ट्री का बीमा व्यय इत्यादि। इस प्रकार किसी वस्तु के निर्माण में अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में जो लागत आती है उसका लेखांकन करना ही लागत लेखांकन है। एक लेखाकर्म द्वारा प्रत्येक उत्पादित वस्तु या सेवाओं के प्रति इकाई लागत निश्चित की जा सकती है। तो पढ़ चुके अपन, बार क्या पढ़े, यहाँ देखते हैं अपन लागत लेखांकन के महत्व तथा लाभ। पहले क्या लिखा, उत्पादकों एवं प्रबंधकों को लाभ। हमको मालूम है प्रोड्यूसर को, प्रबंधकों क्या होता है, लाभ होता है ना भाई। कॉस्ट क्यों लाभ होता है, लाभ हानि निर्धारण की जानकारी, विक्रय मूल्य निर्धारित करने में सुविधा, अभी भी पढ़े हम लोग। लाभदायक कार्यों की जानकारी, है ना। उत्पादन नीति निर्धारण करने में सहायक,
यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने या कम करने, ना मान लो अगर लॉस हो रहा है तो कम कर दो भाई उत्पादन, या प्रॉफिट कम हो रहा है तो कम कर दो, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है उससे ज़्यादा उत्पादन करो, ज़्यादा बेचो। नई वस्तु को चलने में लाने व किन स्थानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाए, इस सभी मामलों में लागत व लाभ का निर्धारण कर सरलता से निर्णय लिया जाता है। अतएव लागत लेखांकन नीति निर्धारण में सहायक है। उसके बाद उत्पादन के प्रत्यक्ष व्ययों का सर्वोत्तम प्रयोग करना। प्रत्यक्ष व्यय समझते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो उत्पादन के प्रत्यक्ष व्ययों में सामग्री, श्रम एवं प्रत्यक्ष व्यय आते हैं। अतएव सामग्री को क्रय करने, गोदाम में रखने, उसे निर्गमित करने तक की क्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे सामग्री का अपव्यय नहीं हो पाता। उसी तरह श्रमिकों को भी उचित पारिश्रमिक दिया जाता है, इससे श्रम लागत में कमी आती है और उत्पादन लागत कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद उत्पादन लागत का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन। हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे थे, मालूम चलेगा कि भाई कितनी कॉस्ट लगी है, उसको कंपैरिजन कर पाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर जी, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जैसे विक्रय मूल्य घटाना या बढ़ाना, वस्तु को बनाया या क्रय किया जाना, कारखाने पट्टे पर ले इत्यादि। अच्छा, कारखाने को किराए में ले, मतलब लीज में ले या खुद का ले, है ना। उसके बाद लागत नियंत्रण, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना। उसके बाद मंदी काल में उपयोगी। देखो मंदी काल में वस्तु, देखो ध्यान सुनना ना, मंदी काल में वस्तु के मूल्य में कमी होने से उसकी मांग भी कम हो जाती है ना। मंदी काल में वस्तु के मूल्य में कमी होने के साथ उसकी मांग भी कम हो जाती है। इस स्थिति में व्यवसाय को चालू रखना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील लागत के वसूल होने की संभावना हो तो व्यवसाय को चालू रखना चाहिए। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं मालूम है, सब हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। कहाँ पढ़ते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग में। कि भाई फिर कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लो मेरे भाई, क्योंकि स्थिर लागत तो लगना ही है ना। कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लो, है ना। स्थिर लागत तो लगना ही है ना। सब डिटेल है, लंबी चौड़ी बातें हैं, टाइम वेस्ट करूँगा, आधा घंटा लग जाएगा। तो फिर इतना समझाना। मंदी काल में उपयोगी, यानी कि मंदी काल में, यहाँ पर बताता हूँ, मंदी काल में वस्तु के मूल्य में कमी होने के साथ इनकी मांग भी कम हो जाती है। मंदी काल में तो वस्तु का मूल्य कम करना पड़ेगा, मांग भी कम हो गई। इस स्थिति में व्यवसाय को चालू रखना बहुत कठिन काम हो जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील लागत के वसूल होने की संभावना हो तो व्यवसाय को चालू रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आपको परिवर्तनशील लागत निकल रही है तो व्यवसाय को चालू रखना चाहिए, क्योंकि स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चाहे उत्पादन को बंद किया जाए या चालू रखा जाए। समझो मेरी बात को, फटाक से एग्जाम्पल के समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी दुकान है, आपकी अपनी दुकान है, छोटी सी, प्रोडक्शन की बात ही जान दो ना, कॉस्टिंग में लॉजिक इतना समझो। आपकी दुकान है, आपकी दुकान चले या ना चले, अब किराया तो देना ही है। दुकान चले या ना चले, किराया तो देना ही है। तो कम से कम ये सोचते हो कि चल यार दुकान में हो तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम से कम क्या हो जाए, मेरी निकल जाए। ठीक है, तो कम से कम क्या हुआ यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट ही कम से कम निकल जाए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी लिंक मैं याद से डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद वित्तीय लेखांकन के परिणामों की जांच करना, है ना। जिस तरह वित्तीय लेखांकन से वस्तु की एक निश्चित समय में लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती है, उसी तरह लागत लेखांकन से भी होती है, किंतु इन दोनों प्रतिक्रियाओं में कुछ अंतर होता है। इन अंतरों की जांच करते समय अनेक गलतियां पता चल सकती है तथा उनकी सहायता से वास्तविक लाभ हानि ज्ञात की जा सकती है ना। रिकंसिलेशन पढ़ते हो ना आप, वो यही। श्रमिकों को क्या लाभ होगा, उचित पारिश्रमिक मिलेगा उनको, श्रमिकों को योग्यता अनुसार कार्य दिया जाएगा, प्रेरणात्मक विधियों का लाभ, ये लेबर सेकंड चैप्टर लेबर वाला, उसमें ये सब पढ़ेंगे अपन। नौकरी संबंधी सुरक्षा, लागत लेखांकन की श्रेष्ठ पद्धतियों द्वारा व्यापार की समृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है, जिससे कर्मचारियों को नौकरी संबंधी सुरक्षा प्रदान करती है। ऋणदाताओं तथा विनियोजकों को लाभ, संस्था के लाभार्जन क्षमता की जानकारी होती है, वित्तीय स्थिति की सूचना जानकारी होती है। उपभोक्ताओं का लाभ होता है, इस लेखे से उत्पादन की किस्मों में सुधार हो जाता है, इससे उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर मिल जाती है, इससे उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि होती है कि नहीं। उसके बाद सरकार को लाभ, कुशल लागत लेखा प्रणाली सरकार को आयकर व उत्पादन शुल्क आदि के निर्धारण में सहायता मिलती है। अतएव सरकार उद्योग, आयात निर्यात कर प्रणाली आदि संबंध में निर्णय ले सकती है, इससे आर्थिक विकास की राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। क्लियर है। लागत लेखांकन कमियाँ क्या लिखा हुआ है, लागत लेखांकन कमियाँ भी है। यह पद्धति उन व्यवसाय में लागू होती जहाँ की या तो उत्पादन कार्य होता है अथवा जहाँ व्यवसाय का कार्य सेवा प्रदान करना है। जैसे कि मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, पहली बात, जहाँ पर सेवा प्रदान करना, जैसे यातायात, होटल, विद्युत सप्लाई, सर्विस वाली इंडस्ट्री, है ना। जैसे अब बस में आते हो, है ना, सेवा दे रही है बस आपको,
है ना, वैसा। अतएव यह पद्धति ऐसे अन्य व्यवसायों को जो कि केवल व्यापार का कार्य चालू करते हैं लागू नहीं है। जो बिजनेस करते हैं उसके लिए लागू नहीं है, प्रोडक्शन के लिए और सर्विस के लिए अपन कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ऐसा बिजनेस के लिए क्या है, खरीदा बेचा। पॉइंट नंबर 2, लागत लेखांकन में अप्रत्यक्ष व्ययों का वास्तविक लेखा वास्तविक नहीं होता बल्कि अनुमानित ही होता है। सही बात भी है ना। अप्रत्यक्ष का खा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो अनुमानित ही होगा। डायरेक्ट खर्चा मालूम चल रहा भाई इसमें कितना लगा, इसमें कितना लगा, है कि नहीं। इनडायरेक्ट खर्चा कैसे मालूम चलेगा? जैसे मान लो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बिजली का बिल आ रहा है, वहाँ पे 5 तरह के प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो कैसे मालूम चलेगा, है ना। मान लो मेरा बड़ा सा रूम है यहाँ पर, है मेरा बड़ा सा रूम है यहाँ पर, बिजली बिल लग रहा है और यहाँ पे 5 मशीन है जहाँ अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो किसमें कितना खर्चा आया तो मालूम थोड़ी चलेगा, इसलिए। और वैसे कई सारे एग्जाम्पल है, आप ओवरहेड चैप्टर में आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 3, लागत लेखांकन में शुद्ध वित्तीय प्रकार के अनेक व्यय जिनका संबंध उत्पादन, विक्रय व वितरण से नहीं होता सम्मिलित नहीं किए जाते, यद्यपि उनका वित्तीय लेखांकन में होता है। क्या समझ में आ रहा है बताओ तो। लागत लेखांकन में शुद्ध, समझना ध्यान से ना, लागत लेखांकन में शुद्ध वित्तीय प्रकार के अनेक व्यय जिनका संबंध किससे होता है, उत्पादन से, विक्रय व वितरण से नहीं होता, सम्मिलित नहीं किए जाते, यदि भी उनका लेखा वित्तीय लेखांकन में होता है। वित्तीय प्रकार के खर्चे होते कहाँ पे होगा, वित्तीय लेखा में होगा। उपयुक्त 2 व 3 में वर्णित कारणों से लागत लेखों द्वारा दिखाए गए लाभ हानि तथा वित्तीय लेखों द्वारा दर्शाए गए लाभ हानि में अंतर आ सकता है। अभी तो समझ में आ रहा है ना। पॉइंट नंबर 3 में देख लो ना, लागत लेखांकन में शुद्ध वित्तीय प्रकार के अनेक व्यय जिनका संबंध उत्पादन, विक्रय, वितरण से नहीं होता, सम्मिलित नहीं किया था, ठीक है। यदि उनका लेखा कहाँ किया था, वित्तीय लेखांकन में किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, इसलिए 2 और 3 जो पॉइंट है, दूसरा सेकंड में कौन सा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला था, इसीलिए किस में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है। इसलिए लागत लेखांकन का वित्तीय लेखों से मिलांकन करना, इसलिए लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान करना पड़ता है, ठीक है। प्रश्न 5, लागत के तत्वों को समझाते हुए इसके मुख्य वर्गों पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। वेरी इजी दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं इससे संबंधित मैं आपको कॉस्ट शीट की लिंक डाल दूंगा, लिंक में आप प्लीज़ देख लो। आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से, है ना। उसमें कॉस्टिंग क्या होती है, आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, वो वीडियो आप देखिए, बिल्कुल देखिए। 45 मिनट का वीडियो है, आप 1.5 की स्पीड में देखिए, आधे घंटे में हो जाएगा। उसमें आपको कॉस्ट की गहरी नॉलेज आ जाएगी, अच्छी नॉलेज आ जाएगी, है ना। कॉस्ट शीट वगैरह आपकी एकदम अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगी आपकी, है ना। पूरा कॉस्ट शीट याद हो जाएगी, है ना, एकदम याद हो जाएगी आपको। तो आप मेरे साथ वीडियो देख लीजिए, ये तो मैं समझाऊंगा ही, आपको समझाऊंगा ही, उसमें देखोगे एकदम इन डेप्थ समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय, हिंदी पढ़ता हूँ। लागत के तत्वों को समझाते हुए इसके मुख्य वर्गों पर प्रकाश डालिए, पहली बात तो ये, यानी कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को समझाइए और उसको आप क्लासिफिकेशन आपको करना है। लागत के मूल तत्वों से आप क्या समझते हैं, लागत के मूल तत्व, कुल लागत के विभिन्न अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लागत के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय को समझाते हुए लागत का वर्गीकरण कीजिए। देखो लागत के तत्व क्या क्या होंगे, देखो ऐसे लॉजिक क्या मैं एक बता रहा हूँ आपको, जिससे मैं आपको समझा दिया, पढ़ लिए 5 क्वेश्चन, तो खुद से एक बार अपन क्वेश्चन से आंसर कोरेट किए। तो इतना समय नहीं है कि मैं क्वेश्चन से आंसर बार कोरेट करूँ, है ना। मैं फटाफट समझा रहा हूँ, खाली समझाने का काम कर रहा हूँ, याद करवा नहीं सब पा रहा हूँ, समय कम है आपको। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख के आंसर खुद को रिकॉल करना है तुमको, कि बिना देखे आंसर सोचना है तुमको। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्फिडेंस तो आपको बूस्ट हो रहा होगा, क्लियर है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बिना देख लिखना है ना, इसलिए। तो लागत के तत्वों को समझाते हुए इसके मुख्य वर्गों पर प्रकाश डालिए। देखो लागत के तत्व कौन कौन से हैं। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो क्या लगेगा भाई, हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा, बिल्कुल, लेबर लगेगा, एक्सपेंस लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बनाता हूँ शर्ट बनाता हूँ, शर्ट बनाने के कितना चाहिए, कपड़ा 2 मीटर चाहिए, ठीक है। तो 2 मीटर क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, नहीं क्या हो गया, मटेरियल। मान लो 2 मीटर कितना हो गया, मान लो 500 रुपये, ठीक है। लेबर बोलता है कि शर्ट बनाने कितना लूँगा मैं, 500 रुपये लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंस में कौन सा होता है, होता है डायरेक्ट कॉस्ट, कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी क्या हुआ, मैं शर्ट बनाया, मैं उस शर्ट में कोई ब्रांड का लोगो लगा रहा हूँ, ब्रांड वाले से बात किया, ब्रांड बोला ठीक है मेरा लोगो लगा लो, आप मेरे को एक शर्ट पे 100 रुपये दे देना। टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 500, 1000 और 1100, कितनी कॉस्ट हुई, 1100। तो यहाँ पर जो शर्ट का जो क्लॉथ का जो पैसा लगा 500 रुपये, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। ये दिख रहा है ना आपको, मटेरियल लगा है, आपको शर्ट में लेबर ने काम किया, दिख रहा है कि लेबर ने काम किया है, ठीक है। और डायरेक्टली यहाँ पे लोगो दिख रहा है, आपको लोगो दिख रहा है, तो लोगो से आपको मालूम क्या चल रहा है कि भैया इसमें डायरेक्ट खर्चा लगा हुआ है,
क्लियर है यहाँ से? अब आगे बात चलते हैं अपन। इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे कि मशीन में काम होता है। अब मशीन में काम होता है, मशीन में लुब्रिकेंट डालना पड़ता है, ग्रीस डालना पड़ता है, अगर ठीक से मशीन काम ना करे तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर, मान लो 3 लेबर है जिसको मैं बनाया भाई, तुम तीनों शर्ट बनाना, मस्त शर्ट बनाना, एकदम अच्छे से शर्ट बनाना, ठीक है, बोल दिया मैं। अब 3 एक्सपर्ट वर्कर थे, मैं एक और वर्कर, सुनना, उनको पानी चाहिए ना दे देना, चाय चाहिए ना दे देना, इनकी पूरी सेवा कर, उसको क्या बनेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंस, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें दिख रहा है कि 100 रुपये लगा डायरेक्टली कंपनी को ब्रांड का देने का। और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होता है? जैसे ऑफिस का वगैरह खर्चा होगा, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? देखो सामग्री कौन कौन सी होती है? प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम। उसके बाद व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर हाँ, अब अप्रत्यक्ष में कौन कौन से लगा है? कारखाना ऊपरी व्यय यानी फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। कॉस्ट शीट में देखना अच्छे से, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय, विक्रय ऊपरी व्यय और वितरण ऊपरी व्यय। ऊपरी मतलब क्या होता है? ओवरहेड। तो अब देख लें प्लीज वीडियो एक बार। मटेरियल मतलब क्या होता है? देखो मटेरियल मतलब समझ गया आप लोग, है ना। इतना बार बार समझ रहे हैं, बार बार नहीं समझते। यहाँ पे आते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, किसी वस्तु के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष सामग्री की मूल लागत, उसे क्रय करने के व्यय, क्रय का गाड़ी भाड़ा, अधिकार शुल्क आदि को सम्मिलित किया जाता है। यदि अनुपयुक्त सामग्री को बेचा जाता है तो सामग्री लागत में से कम कर देते हैं। ठीक है, अनुपयुक्त मतलब कोई मान लो कोई कोई मान लो कोई किसी तरह का मान लो मटेरियल आ गया, डैमेज आ गया, मटेरियल को बेचे है तो इस कॉस्ट में से क्या करते हैं? चलो माइनस कर देंगे। तो क्लियर हो गया अच्छे से यहाँ पर क्या होता है? तो क्या होता है कि जो मटेरियल में क्रय किया, उसका गाड़ी भाड़ा, ये सब है ना, हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? उसमें कॉस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जैसे बताया कि मशीन में काम वगैरह चल रहा है, मशीन ठीक से नहीं चल रही है तो ग्रीस वगैरह लगेगा। तो देखो जैसे कि मशीन की चिकनाई के लिए ग्रीस व तेल आदि, है ना, इसे कारखाना लागत के अंतर्गत लिखते हैं। कारखाना अंतर्गत लिखते हैं मतलब क्या हो रहा है? फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ ये किसमें आएगा? अभी जो मैं बताया है ना, देखो इस तभी बोल रहा हूँ। कॉस्ट शीट का वीडियो आप देख लेना एक बार, ठीक है, जो आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो ये यहाँ पे खाली डिटेल में बता रहे हैं कि इस खर्चे को हम कॉस्ट शीट में कहाँ पर लिखते हैं। ये अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं कि कॉस्ट शीट में हम लोग कॉस्ट शीट जब हम लोग बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में एक आता है कि फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में शामिल करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को। ठीक है, तो 2 कॉस्ट होती है कॉस्ट शीट में। 2 तरह की कॉस्ट शीट जो बनती है ना, कॉस्ट शीट जो बनती है इसमें 2 तरह कॉस्ट होती है। एक होती है मान लो डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऊपर जो आपको एग्जाम्पल दिया शर्ट का, 500 लगा मटेरियल का, 500 लगा लेबर का, 100 रुपये लगा किसका? ब्रांड का, नेम का। तो 1100 लगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट कॉस्ट। बाकी को क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा क्लियर अच्छे से। फिर क्या लिखा है पॉइंट नंबर बी में? लेबर में बताया डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक जिसे लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों से संबंधित किया जा सके तथा उनको आवंटित किया जा सके। अब मैं लेबर को 500 रुपये दे रहा हूँ, एक शर्ट का दे रहा हूँ 500 रुपये, तो किसमें लगी? इस शर्ट में लगा 500 रुपये, ऐसा आवंटित अलॉकेट कर रहा हूँ मैं इस शर्ट में। 2 शर्ट में कितना दे रहा हूँ? 1000। 3 शर्ट में 1500। मान लो कोई लेबर से पूछा भाई कितना पेमेंट करना है, उसने बोला 2000। मेरा 2000 का बोला सर 4 शर्ट बनी है, इस शर्ट का 500, ऐसा आवंटित किया जा सके। क्लियर है? देखो उदाहरण के लिए कपड़ा बनाने में जुलाहे का श्रम, है ना, प्रत्यक्ष श्रम को उत्पादक मजदूरी या निर्माण मजदूरी भी कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? देखो जैसे कि मैं एग्जाम्पल क्या दिया था आपको, 3 एक्सपर्ट वर्कर थे, एक को रखा, मतलब भाई तू उनको चाय पानी वगैरह दे देना। तो आपको यहाँ पर समझाता हूँ डायरेक्ट। इसके अंतर्गत एक चौकीदार, है ना, भंडारी, फोरमैन, निरीक्षक, कारीगर, मैनेजर को दिया जाने वाला पारिश्रमिक शामिल होता है। उनका पारिश्रमिक किसी भी एक विभाग या उपकार्य को ही चार्ज नहीं किया जाता। क्लियर अच्छे से? यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज में अलोकेट नहीं कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट को किसी पर्टिकुलर चीज में अलोकेट नहीं कर रहा हूँ मैं। शर्ट का दिया 4 शर्ट का 2000, एक शर्ट का 500, इसमें मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ, है ना, किसी प्रोडक्शन से संबंधित, किसी प्रोडक्ट संबंधित नहीं दे रहा हूँ, है ना। वह मैं गेट के बाहर चौकीदारों खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। अब 5000 शर्ट बने, 10,000 शर्ट बने, उसका क्या काम है? उसका उसमें थोड़ी कुछ अलोकेशन है ना, चौकीदार है वो, ऐसा। फिर क्या लिखा है? व्यय में क्या देखिए हम लोग 2 तरह के व्यय है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आप समझ चुके हो, जो बताया ब्रांड का जो नेम लगाया कि इसमें आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, डायरेक्टली इसको अलॉकेट किया जा सकता है। देखो वे समस्त व्यय जो उत्पादन की किसी विशेष इकाई संबंधित होते हैं प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के व्यय किसी एक विशेष उपकार्य प्रक्रिया या कार्य के लिए किए जाते हैं, अतः ये प्रत्यक्ष रूप से भी उसी उपकार्य प्रक्रिया पर डाले जाते हैं जिसके लिए किए जा गए हैं, अतः इसे प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। जैसे उत्पादन कर, कारखाने का अधिकार शुल्क आदि। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वे व्यय जिनको लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जा सके वरन अविभाजित किया जा सके तथा उनके द्वारा अवशोषित किया जा सके। ऐसे व्यय जो केवल किसी कार्य संबंधित ना होकर सभी कार्यों संबंधित हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कारखाना व्यय, कार्यालय, प्रशासनिक व्यय, बिक्री व्यय और वितरण व्यय। ऐसा किसी पर्टिकुलर चीज संबंधित नहीं है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, क्या बने कौन से प्रोडक्ट में कितना लगा मालूम है क्या, नहीं, इनडायरेक्ट है। ऐसा क्लासेस ऑफ कॉस्ट, ये सब कहाँ मिलेगा, कॉस्ट शीट में मिलेगा अच्छे से, फिलहाल समझ लो, कोई कठिन नहीं है। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं प्रत्यक्ष व्यय के योग को मूल लागत कहते हैं। प्रत्यक्ष व्ययों का योग होने के कारण यह प्रत्यक्ष लागत भी कहलाती है। इस लागत को मालूम करने का उद्देश्य व्यय को अलग अलग करने से है, क्योंकि उत्पादन में होने वाले समस्त प्रत्यक्ष व्यय मूल लागत में सम्मिलित होते हैं। किसी वस्तु में 5000 प्रत्यक्ष व्यय, 3000 अप्रत्यक्ष व्यय, 2000 प्रत्यक्ष व्यय के लागत को उत्पादन की मूल लागत 10,000 होगी। मतलब ये जो बोल रहा है ना, प्रत्यक्ष सामग्री हो गया, ये प्रत्यक्ष श्रम हो गया और प्रत्यक्ष व्यय हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 जो बताया आपको वो। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में करने वाला खर्चा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट भी बोलेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलेंगे। मूल लागत में यदि कारखाना ऊपरी व्यय को जोड़ दिया जाए, मूल लागत में यदि कारखाना ऊपरी मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, इसको फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया जाए तो उसे कारखाना लागत कहते हैं। बोले इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ऊपर बनाए थे प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या बन जाएगी ये फैक्ट्री कॉस्ट, क्या बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसा हम कॉस्ट शीट में सीखते हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए यदि कारखाने में होने वाला व्यय 1500 है और मूल लागत पूर्वानुसार 10,000 है, मतलब ये प्राइम कॉस्ट कितनी, और इसकी जाना मत जरूरत ही नहीं है, ये देख लिया ना, ये प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बस। कार्यालय लागत या उत्पादन लागत यानी ऑफिस कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट समझ में आ रहा होगा, ऑफिस कॉस्ट मतलब कारखाना लागत में कार्यालय व प्रशासनिक व्यय को जोड़ा जाता है, उसे कार्यालय लागत अथवा कार्यालय एवं प्रशासनिक लागत कहते हैं। इसका प्रचलित नाम, अच्छा यहाँ पे जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो है ना, ये जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर आई, क्या ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, देखो कारखाना लागत में कार्यालय व प्रशासनिक व्यय को जोड़ा जाता है, यानी प्लस क्या करेंगे हम लोग, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इसको जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, ऑफिस कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, ये ऐसा बोल रहा है। तो कारखाना लागत या उत्पादन लागत क्या होती है, आप जो फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर आई थी, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आई थी उसमें हम ऐड करेंगे इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को, तो क्या आएगी हमारी ऑफिस कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। ऐसा कॉस्ट का लेक्चर आप देख लेना। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट मतलब समझ में आ रहा होगा, टोटल कॉस्ट है ना। देखो एग्जाम समझो, पूर्व उदाहरण के अनुसार यदि संस्था केवल उत्पादन का कार्य करती है तो उसकी कुल लागत उत्पादन लागत 12,500 के बराबर होगी, किंतु वह संस्थान यदि बिक्री का काम करती है और उस पर व्यय माना कि 500 रुपये है तो उसकी कुल लागत 13,000 रुपये होगी। यानी कि देखो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है मतलब क्या, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी ऐड करेंगे, है ना। तीनों ऐड करने में क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उदाहरण में, देखो पहले क्या देखिए प्राइम कॉस्ट, दूसरा क्या देखिए हम, पहला प्राइम, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा ऑफिस, तीनों को जोड़ने पर क्या आएगी, बोल रहा टोटल कॉस्ट आएगी। लेकिन बोल रहा अगर आपका काम बेचने का भी है तो बेचने का भी खर्चा करोगे आप, सेलिंग का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स तो करना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो जगह से बेचा जा सके, है ना। तो उसको भी हम लोग टोटल कॉस्ट में शामिल करेंगे, ऐसे ही बोल रहा है, क्लियर है। और ऐसा रियल में भी होता भी है ना। अगर आपका काम खाली मैन्युफैक्चरिंग का है तो क्या लगेगी, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक, खाली बनाने का है। तो अगर बेचने का भी है तो एक खर्चा ऐड हो जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऐसा या एक्सपेंस। तो सेलिंग प्राइस क्या लिखा हुआ है, कुल लागत में लाभ निश्चित मूल्य जोड़कर बिक्री मूल्य ज्ञात किया जाता है, अर्थात बिक्री मूल्य और लागत का योग होता है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मालूम है आपको अच्छे से, मैं क्या ज़्यादा ज्ञान दूँ। ये सब लाभ की दर हमेशा ही पूर्व रूप से निश्चित होती है, ये सब पढ़ लेना, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। संस्था के लाभ का प्रतिशत का 20%, अच्छा ये सब आपको आता ही है, मैं बता देता बस तसल्ली के लिए, और 100% आता है। क्या लिखा देखो, संस्था की लाभ की प्रतिशत लागत पर 20% है, कुल लागत 1300 होने पर लाभ 2600 होगा। ये बोल रहा है क्या बोल रहा है, 20% ऑन कॉस्ट, है ना। क्या बोल रहा है, कॉस्ट है हम लोग हमारी कितनी, 13,000, प्रॉफिट क्या बोल रहा है यहाँ पर
20% ऑन कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बच्चों, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है 13,000, प्रॉफिट कितनी है 20% ऑन कॉस्ट। 13,000 का 20% कितना हो गया 2600, कितना हो गया 15,600, ये हो गया। लागत लेखा में सम्मिलित ना किए जाने वाले व्यय, कौन कौन से खर्चों को लागत लेखा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पूंजी पर ब्याज, आयकर, पूंजी एकत्रित करने के व्यय, विनियोग पर हानियाँ, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सामग्री नियंत्रण से आपका क्या आशय है, इसके उद्देश्यों व आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सामग्री नियंत्रण का अर्थ, इसमें कुछ खास इसमें फटाफट अपन कर लेंगे। मैं काम करता हूँ ना, ये काम करता हूँ मैं, इसमें ना अंडरलाइन करके रख लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो अपन फटाफट पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सा आंसर है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सामग्री नियंत्रण से आपका क्या आशय है। एक मिनट, हाँ, सामग्री नियंत्रण से आपका क्या आशय है, इसके उद्देश्यों व आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या सामग्री नियंत्रण के उद्देश्यों को बतावे। तो वैसे लिखा रहेगा कि सामग्री नियंत्रण के उद्देश्यों को बतावे, तो सामग्री नियंत्रण क्या होता है वो भी बताना ताकि नंबर मिले। तो उद्देश्य बताऊंगा तो और नंबर मिलेगा, समझ में आया। चलो देखो सामग्री नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। पहले क्या लिखा हुआ है एकदम फटाफट बता रहा हूँ। क्या लिखा, सामग्री की इकाई अथवा भौतिक मात्रा पर नियंत्रण जिसके अंतर्गत उत्तम क्रय एवं भंडारण व्यवस्था आती है ताकि सामग्री की चोरी, गबन, छीजन आदि से सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो चोरी वगैरह ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहली व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है, यानी कि सही तरह से हमको उसको भंडारण करना है, गोडाउन में रखना है। पॉइंट नंबर 2, सामग्री के मूल्य पर नियंत्रण ताकि केवल इतनी सामग्री स्टॉक में उपलब्ध रहे जितनी की आवश्यक है। अब ज़्यादा स्टॉक लेकर रख लेंगे आप लोग तो गोडाउन बिजी रहेगा, है ना। स्पेस रखने, स्पेस देखो ज़्यादा सामान लाओगे, सामान मतलब रॉ मटेरियल ज़्यादा लेकर आओगे, बड़ा गोडाउन चाहिए, ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आप पड़े अप्रचलन में चले जाए, उसके फ्यूचर में उसकी कोई इतनी वैल्यू ना रहे या डिमांड ना रहे उस प्रोडक्ट की, है ना। तो कई से प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या लिखा है देखो, इसका क्या लिखा है आप यहाँ पर देखो, सामग्री की मात्रा इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए जिससे उत्पादन कार्य प्रभावित हो जाए और ना ही इतनी अधिक मात्रा में हो कि सामग्री उपयोग रहित हो जाए। तो सामग्री न कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ये बात हमको बचपन से मालूम है कि नहीं। सामग्री है कुछ भी ना कम हो ना ज़्यादा हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सामग्री के प्रकार। क्या लिखा है पहले, कच्चे माल की सामग्री। कच्चे माल की सामग्री मतलब हमको मालूम है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो कच्चे माल से क्या बनाते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। रॉ मटेरियल शर्ट है, शर्ट का जो मटेरियल है ना, वो कच्चा माल था, उससे क्या बनी, शर्ट बनी, ये शर्ट है ना। तो उसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो शर्ट दिख रही है क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। तो शर्ट जिस मशीन से बनी होगी, है ना, उस मशीन में कई सारी चीज़ों को की आवश्यकता होगी, उसको क्या बनेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे ये मशीन की सफाई है तो क्रय किए गए कपड़े तथा तेल इत्यादि पर किए गए व्यय आदि, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जैसे ये डायरेक्ट क्या बोलेंगे, कुर्सी के निर्माण में लगने वाला लकड़ी, भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें, वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त सूत एक्सेट्रा को बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लिखा है निर्माणाधीन सामग्री, मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी ना कई सारी बातें होती है। जो माल निर्माण क्रम में अधूरा पड़ा हो उसके स्कंध को निर्माणाधीन माल की सामग्री कहते हैं। मान लो मटेरियल, मान लो शर्ट आज वर्कर बना रहा था, है ना, वर्कर में शर्ट बना रहा था, शर्ट आधा बना हुआ था, तो आधा जो शर्ट बना हुआ था उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ मटेरियल, ऐसा। पॉइंट नंबर 3, निर्माण माल की सामग्री, यानी जो माल जो भी देखो शर्ट बनकर तैयार हो गया तो क्या बोलेंगे, इसमें कितना मीटर कपड़ा लगा, 2 मीटर कपड़ा लगा, ऐसा। तो जो माल पूर्णतया निर्मित हो चुके हैं, जो माल पूर्णतया निर्मित हो चुके हैं उनके स्कंध को निर्मित माल की सामग्री कहते हैं। ऐसे मालों की पैकिंग अथवा फिनिशिंग बाकी रहती है, पैकिंग अथवा फिनिशिंग बाकी रहती है, ऐसा। उससे क्या लिखा, उपकरण की सामग्री, ऐसी सामग्री में मशीनों के एक्सपांडेबल पार्ट्स और उपस्कर आदि होते हैं। पॉइंट नंबर 5, अन्य माल की सामग्री में क्या क्या आएगा देखो, ऐसे माल का स्कंध जो उपयुक्त श्रेणियों में नहीं आता, मतलब ऊपर जो श्रेणियों में नहीं आएंगे वो अन्य माल की सामग्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए रुई प्रमुख है, किंतु मशीनों को सही ढंग से चलाने के लिए तेल व ग्रीस व ईंधन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे माल के स्कंध को अन्य माल की सामग्री में के अंतर्गत आएंगे, ऐसा। और जो मेन मटेरियल है ना, कपड़े वपड़े की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो अलग कैटेगरी में आएगा, ऐसा। स्टॉक बोले कि आगे स्टॉक रखा है तो फिर कपड़े का इतना स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा जो पड़ा हुआ है ऑयल ग्रीस वगैरह उसको अपन अन्य स्टॉक में इंक्लूड करते हैं, ऐसा। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है सामग्री का नियंत्रण, स्टॉक का कंट्रोल। एक मिनट, हाँ, इसमें जो है ना, इसका जो है पूरा क्रिटिकल है
इसका पूरा क्या है, स्टॉक कंट्रोल का पूरा प्रैक्टिकल है। फिलहाल समझते जाओ, फिर आपको प्रैक्टिकल पहले पढ़ेंगे तो अच्छी बात है ना। तो इसको समझते जाओ, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है ना। फिर अपन इसके साथ ही अपन इसके आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, प्रैक्टिकल समझ लेंगे अपन। सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या है और साथ में जितना अच्छे से हो समझा पाऊंगा। पहले क्या लिखा हुआ है, सामग्री की उपलब्धता। कारखाने में सभी प्रकार की सामग्री की हमेशा उपलब्धता बनाए रखना ताकि उत्पादन कार्य में सामग्री कमी के कारण विघ्न ना पड़े। तो मटेरियल कंट्रोल हमको करना है ताकि हमको प्रोडक्शन करने की प्रॉब्लम ना आए, ऐसा। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा, सामग्री का यथोचित क्रय, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतनी सामग्री हमको क्रय करना है। और एक साथ अगर परचेस करके रख लिए तो पूंजी जाम हो जाएगी, कि गोडाउन लेना पड़ेगा, किराया लगेगा, तो 10 तक है। उसमें क्या लिखा है, उचित क्रय मूल्य। हम जो सामग्री परचेज करेंगे उसका उचित क्रय मूल्य लेना चाहिए। टेंडर मंगवाएंगे 10-12 लोगों से, फिर देखेंगे किसका मूल्य कम है। उसके बाद सामग्री का उचित संग्रहण, सामग्री को ठीक ड्रॉवर में रखना चाहिए ताकि सामग्री खराब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामग्री का निर्गमन, स्टोर्स अधिग्रहण पत्र के आधार पर सामग्री का निर्गमन विभिन्न उत्पादन और सेवा विभाग को करना चाहिए। सामग्री का निर्गमन तो करेंगे तब तो प्रोडक्शन होगा ना भाई, तो कैसे होगा, सामग्री को भेजेंगे नहीं तो कैसे प्रोडक्शन होगा। सामग्री का लेखांकन, ठीक है, विभिन्न लेखा पुस्तकों में ठीक समय पर लेखा करना चाहिए। उसके बाद सामग्री की विभिन्न सीमाएं, अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर इत्यादि निर्धारण, इसको भी प्रैक्टिकल है, अपन नीचे समझेंगे कि अधिकतम स्तर क्या होता है, न्यूनतम स्तर क्या होता है। सामग्री की जाँच, समय समय पर सामग्री की भौतिक जाँच करना तथा लेखा पुस्तकों भौतिक जाँच की तुलना तथा अंतर का पता लगाना, इस सब पढ़ेंगे, आगे आएगा। बीन कार्ड, स्टोलेजर, उपयुक्त आधार पर सामग्री का मूल्यांकन करना। सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता क्यों करते हैं सामग्री नियंत्रण, प्रभावपूर्ण उत्पादन एवं बिक्री नियंत्रण के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए उदाहरण पड़ेगा ना, कितना पैसा है कितना नहीं, उस सबसे गुड्स मंगवाएंगे, बजट को लागू करने में, है ना। स्टोर रूम को व्यवस्थित करने के लिए, स्टोर रूम कितना स्पेस है कितना नहीं, लागत लेखों के लिए आवश्यक, उत्पादन तथा विक्रय में संतुलन बनाए रखने के लिए, उत्पादन बहुत ज़्यादा और विक्रय नहीं हो रहा है, जब उत्पादन कम विक्रय ज़्यादा है, डिमांड जारी है, तथा मशीनों का लगातार उपयोग करने के लिए। अब रॉ मटेरियल नहीं है, मशीन पड़ी रहेगी, वर्कर बैठे रहेंगे। सामग्री नियंत्रण के कार्य, फंक्शन ऑफ मटेरियल कंट्रोल। पहले लिखा है, निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल, विधिकरण तथा विभिन्न पूर्तियाँ पर्याप्त मात्रा में रखना, है ना। तो मतलब मटेरियल का कंट्रोल कर क्यों रहे, क्यों, कारण क्या है इसका, कच्चा माल होना चाहिए, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि वर्कर ना बैठे, मशीन ना रुके, ऐसा। लागत को कम से कम करने के लिए वस्तुओं में विनियोग कम से कम रखना, है ना। हमको जितनी आवश्यकता है उतना मटेरियल खरीदेंगे, अधिक नहीं खरीदेंगे। माल के अनुचित उठाने धरने, संग्रह, अनाधिकृत माल के बाहर जाने में होने वाली हानि से सामग्री की रक्षा करना, ये भी काम है मटेरियल कंट्रोल का। स्टोर में भेजी गई सामग्रियों की प्राप्ति तथा लेखा कर्म करना, है ना। स्टोर में जो भी भेजेंगे हम लोग, तो स्टोर में भेजी गई सामग्रियों की प्राप्ति, है ना, जो भी हमको सामान मिला है या जा रहा है उसकी एंट्री करना है अपन को। प्रत्येक सामग्री पर इस प्रकार का चिन्ह तथा स्टोर करना ताकि आसानी से बाहर निकाला जा सके। वांछित समय, स्थान तथा रीति के अनुसार सामग्रियों को हस्तांतरित करना। स्टॉक से संबंधित लेखे करना, कितना स्टॉक कितना नहीं। नई सामग्री का ऑर्डर देते समय संग्रहित माल की मात्रा, मूल्य, प्राप्ति की मात्रा, सुपुर्दगी का मूल्य तथा सुपुर्दगी के समय का ज्ञान हो सके। इसके बाद स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल का क्या स्कोप है, तो पहले क्या लिखा है, एबीएस एनालिसिस, डिटर्मिनेशन स्टॉक लेवल, ईओक्यू, परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक, वीईडी एनालिसिस, समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। फिर परचेस ऑफ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो आसान है, 3 तो आसान है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आता होगा, है ना। ये सब मतलब फिलहाल आपके लिए थ्योरी है, एबीएस एनालिसिस प्रैक्टिकल पार्ट है, फिलहाल आपने थ्योरी के फॉर्म में है, लिखा भी है, विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। सामग्री नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियों को समझाइए, देखो लिखा हुआ है, सामग्री नियंत्रण की विभिन्न पद्धति है, क्या लिखा हुआ है, एबीएस एनालिसिस, समझेंगे डिटेल में पूरा, इसलिए पूरा समझा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। एबीएस एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, ईओक्यू, इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक, वीईडी एनालिसिस। क्या लिखा हुआ, सामग्री नियंत्रण की अ-ब-स प्रणाली को उदाहरण से समझाइए, तो ABC को उदाहरण से समझाना, इसका मतलब क्या, देखो 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग मटेरियल को, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। तो इस श्रेणी में वे मदें सम्मिलित की जाती जिनकी कुल मदों की कुल संख्या, देखो ध्यान सुनना, कुल संख्या मदों की 5 से 10% तक होती है।
जैसे कुल संख्या टोटल मद का टोटल जो हमारे पास स्टॉक है उसका 5 से 10% होता है, लेकिन इसका मूल्य कितना होता है 70 to 75%। समझ में आ रहा है? यह संख्या में कितना होगा 5 से 10%, संख्या में कितना होगा 5 से 10%। क्वांटिटी कम रेट ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी कम वैल्यू ज़्यादा। बी में क्या होगा, बी में देखो इस श्रेणी में वे मदें सम्मिलित की जाती है जिनकी कुल मदों की 20 से 25% तक होती है तथा कुल मूल्य 15 से 20% तक का होता है। संख्या में कितनी होगी 20 से 25, मूल्य कितना होगा 15 से 20%। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या हो रहा है? ऊपर क्या था, देखो ऊपर में क्या था पॉइंट नंबर ए में संख्या कम वैल्यू ज़्यादा, बी में क्या है थोड़ा इक्वल है, सी में देखो फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा। इस श्रेणी में वे मदें आती है जिनकी कुल संख्या का कितना है 70 to 75% है, लेकिन कुल मूल्य कितना है 5 to 10%। ऐसा लाभ क्या है, लाभ पहला लाभ क्या है न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता। दूसरा अच्छा न्यूनतम नहीं आवश्यकता क्यों, पूरा पढ़ता फिर सोचते रहना तो है ना। न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता। दूसरा का लिखा सामग्री की प्रमाप स्तर की उपस्थिति, मितव्ययी की प्राप्ति, सभी मदों पर ध्यान केंद्रित करके कुछ खास मदों पर दिया जाना। सभी पॉइंट कितना अच्छा, सभी मदों पर ध्यान केंद्रित करके कुछ खास मदों पर किया जाना। इसका कार्यभार नैतिकता के आधार पर अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है, व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। तो हम लोग ABC एनालिसिस क्या करेंगे, क्यों करेंगे समझ में आया ना। देखो ABC प्लान को ऑलवेज बेटर प्लान के रूप में जाना जाता है। संस्था के स्कंध में बहुत सारी मदें होती है और सब अलग अलग किस्म व स्वभाव की होती है। जैसे कुछ मदें मात्रा में कम होती है तो कुछ अधिक, कुछ मदों का प्रयोग बार बार होता है तो कुछ का कभी कभी। इस प्रकार की कुछ मदें नाजुक प्रकृति की होती है और कुछ गैर नाजुक प्रकृति की। इन सभी मदों का वर्गीकरण ABC प्लान के अंतर्गत इनकी महत्ता के आधार पर होता है। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, महत्वपूर्ण मदों को A में, महत्वहीन को C में और बीच मदों को B में रखा था। मतलब अल्टीमेटली इससे हम लोग मालूम चलता है किस में पैसा डालना किस में नहीं डालना है। समझ में आ रहा है? ऐसा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दूँ। प्रैक्टिकल है कि इसमें यहाँ पर है अपना प्रैक्टिकल अपन 9 में थे ना, एक्चुअली घर में रहो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। चलो स्टोर्स और स्टॉक के अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर व आदेश स्तर से आप क्या समझते हैं? इन सीमाओं के निर्धारण में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो पहले क्या लिखा है यहाँ पे न्यूनतम स्कंद सीमा क्या होती है। देखो क्या लिखा है न्यूनतम स्कंद सीमा। पहली बात तो एकदम आसान है कि अच्छा पढ़ बताता हूँ, लंबा चौड़ा नहीं खींचते। यह वह सीमा है जो हर समय भंडारण गृह में उपलब्ध होती है, मतलब इतनी सीमा हमको उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिजर्व स्टॉक भी हम लोग बोलते हैं। क्यों आवश्यक होता है तो दिया हुआ है, जैसे कि सामग्री पूर्ति की दुर्लभता, है ना, जो हमको सामग्री चाहिए वो हमको नहीं मिलने वाली, है ना। उसके बाद सामग्री देश में उपलब्ध होती है, विदेश में आयात की जाती है। तो सब चीज़ों के कारण हम लोग क्या करते हैं, इतनी सीमा में स्टॉक मेंटेन करते हैं। क्या लिखा है अधिकतम स्कंद सीमा। अधिकतम स्कंद सीमा क्या होता है? अधिकतम स्कंद स्तर वह स्तर होता है जिसके अंतर्गत साधारणतः भंडारण गृह में अधिक स्कंद मात्रा नहीं रखी जाती। क्या लिखा है? अधिक स्कंद मात्रा नहीं रखी जाती। भंडारण गृह में सामग्री की वास्तविक मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम स्तर के बीच की होती है। क्या लिखा है? न्यूनतम तथा अधिकतम स्तर के बीच की होती है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बेकार पूंजी फंस जाएगी, पैसा फंस जाएगा। स्टॉक पड़ा हुआ रहा, आवश्यकता से ज़्यादा स्टॉक पड़ा रहा, पैसा फंस जाएगा, किसानी कमी हो जाएगी। तो सबसे अब कारण दिए हुए हैं, सब पढ़ लें, सब कारण दिए हुए हैं। खतरे का स्तर क्या होता है? खतरे का स्तर एकदम कम स्टॉक पड़ा हुआ है, तुरंत इमीडिएट ऑर्डर दो तो एकदम खतरे। देखो स्टॉक एकदम कम पड़ा हुआ है ना, स्टॉक में से एकदम कम पड़ा हुआ है। मेरे को आवश्यकता है 100 मटेरियल की, है ना, मेरे पास पड़ा हुआ है 50 मटेरियल, मेरे को आवश्यकता है 100 मीटर मटेरियल की, मेरे पास पड़ा हुआ है 50 मीटर का मटेरियल। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, है ना, मेरे को थोड़ा ऑर्डर देना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? डेंजर लेवल। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ डेंजर लेवल के बारे में। डेंजर लेवल के बारे में लिखा है कि यहाँ पे, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है, वर्ड समझो। डेंजर लेवल यानी अपने इतना कम मात्रा पड़ी हुई है स्टॉक की, तो क्या करना है, तुरंत के तुरंत क्या करना है, हमको ऑर्डर देना। क्या देना है? तुरंत के तुरंत ऑर्डर देना। तो बोलेंगे डेंजर लेवल। जब कुछ क्वेश्चन में करेंगे तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अपने स्टॉक इतना कम पड़ा हुआ है, उसको तो हमको तुरंत क्या करना है, आपको ऑर्डर देना है। क्या करना है? तुरंत हमको ऑर्डर देना है। तो बोलेंगे डेंजर लेवल। तो उसको फॉर्मूले में बना हुआ है एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसको लेंगे हम लोग डेंजर लेवल।
बार बार सोचो डिटेल में समझाओ, याद आता है कि ये तो फटाफट समझाना है ना, तो इसमें बार बार रुक जाता हूँ। आदत का एक खेल होता है ना, आदत। तो क्या लिखा है, यह स्तर सामान्यतः न्यूनतम स्तर से नीचे की होती है जब सामग्री इस स्तर पहुँच जाती है कि सामग्री के निर्गम प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एकदम डेंजर लेवल में आ गया पर बाह्य निर्गमन विशिष्ट निर्देशन के आधार पर ही किया जाता है। ऐसा क्या लिखा फिर, रीऑर्डर लेवल। यह वह स्तर होता है जहाँ पर प्रत्येक सामग्री भंडारों को पुनः आदेश देने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए कि फिर इस स्टॉक लेवल पर पहुँच गया ना, तुरंत अपने ऑर्डर दे दो। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके घर में आटा एकदम कम बचा हो। आपकी मम्मी बोली बेटा सुनना आटा लेकर आओ, और आटा इतना सा बचा हुआ था, लेकिन आप तुरंत जाओगे कि नहीं, जाता हूँ ना, रात तक नहीं जाऊँगे, और रात को आटा ही नहीं रहेगा अपनी मम्मी के पास, खाने कैसे बनेगा, है ना। तब मम्मी को क्या करना चाहिए, जब आटा ज़्यादा रहे तब बोलो। आटा ज़्यादा रहेगा तब बोलो, तो क्या मम्मी को मालूम है कि तो जाने वाला नहीं है, आज बोलूँगी तो कल जाएगा, तो ज़्यादा रहे तब बोलो, ताकि आज का काम हो जाए, है ना, आज रोटी बन जाए, तुम कल आटा ला लो, फिर कल से वापस रोटी बनना चालू हो जाए। समझ में आया ना, अच्छी लॉजिक समझ में आया ना। आटा एकदम कम बचा हुआ है, सुबह आटा कम बचा हुआ था, मैंने आपको बोला सुबह लाने के लिए, तुम सुबह नहीं लाए, तुम अगले दिन लेकर आए, तो सुबह ठीक से रोटी नहीं बन पाई, ठीक से रात को रोटी नहीं बन पाई, है ना। लेकिन मम्मी को क्या करना चाहिए था, मालूम है कि मम्मी को तो मालूम होना चाहिए ना कि इसको आज बोलेंगे तो कल काम करेगा। तो स्टॉक क्या करो, जब आटा ज़्यादा पड़ा हुआ है, आटा एक दिन का पड़ा हुआ है तब बोलो, ताकि एक दिन का आटा यूज़ हो जाए, वो एक दिन मिला ले, है ना। तो सब हिसाब किताब बराबर। ऐसा आपको अब ये फॉर्मूला समझाता हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपको लिखा हुआ, मान लो कोई कंपनी है, मान लो मटेरियल का वो मान लो मैक्सिमम यूज़ करती है। मैक्सिमम कितना यूज़ करती है, मान लो एग्जांपल के लिए 10 kg का, ठीक है। ऑन एन एवरेज कितना यूज़ करती है, मान लो 8 kg का, ठीक है। और मिनिमम कितना यूज़ करती है, मिनिमम 6 kg का। कितना यूज़ करती है पर डे। और एक होता है लीड टाइम, यानी ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर मिलने का समय। तो जो लीड टाइम होता है, लीड टाइम वो मैक्सिमम लीड टाइम कितना लगता है, मान लो 3 days। कितना लगता है, 3 days। ऑन एन एवरेज लीड टाइम कितना लगता है, मान लो 2 days। और मिनिमम लीड टाइम कितना लगता है, मान लो 1 day। कितना लगता है, 1 day। क्लियर है। तो मैक्सिमम कितना लगता है, 3 दिन। एवरेज कितना लगता है, 2 दिन। और मिनिमम कितना लगता है, ये मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम कितना लगता है, 1 day। अब हम समझते हैं, यहाँ तक फटाफट समझा रहा हूँ। देखो पहले क्या लिखा है, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो यानी कि अभी बता, आटा एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास जो आटा पड़ा हुआ है ना, इतना आटा रखो, आटा एक दिन का मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं अपने बेटे को, यानी माँ अपने बेटे को बोल देगी बेटा आटा लेकर आ जा, ठीक है। क्लियर है। तो माँ को मालूम होना चाहिए कि मैंने इसको आटा लेने के लिए कहा है, तो कल लेकर आएगा, तो एक दिन का आटा होना चाहिए। तो ऐसे ही रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम यूसेज रेट, यहाँ सुनना, लॉजिक भी फटाफट बताऊंगा, समय कम है फिर फटाफट बताऊंगा। मैक्सिमम एक दिन में कितना यूज़ होता है, 10 kg। एक दिन में कितना यूज़ होता है, 10 kg। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना लिखे थे हम लोग, 3 days। यानी कि 30 kg का जैसा ही कंपनी में मटेरियल पड़ा हुआ हो तो कंपनी को ऑर्डर दे देना चाहिए। कारण क्या है, देखो मैक्सिमम वर्ड क्यों लिखा है, मैक्सिमम वर्ड कि मैक्स टू मैक्स। समझ लो अपने घर आटा पड़ा हुआ है ना, अपने घर मान लो आटा पड़ा हुआ है, तो मम्मी को ध्यान देना चाहिए, सपोज मेहमान आ गए तो मम्मी को, अगर मेहमान को ध्यान में रखते हुए, आप मेहमान को ध्यान में रखते हुए इतना आटा रखा हो, उसके बाद बच्चे को बोलना चाहिए बेटा जा क्या लेकर आ, आटा लेकर आ, ठीक है। तो मैक्सिमम आटा को ध्यान में रखते हुए, मैक्सिमम आटा जब स्टॉक में हो तब बेटे को बोलना है कि जा आटा लेकर आ। जाने ऐसा नहीं कि अब देखो सपोज मान लो आटा रखा हुआ है आपकी फैमिली के लिए, मेहमान आ गए तो बेइज्जती हो गई ना, कि नहीं हुई, हो गई बेइज्जती। इसीलिए घर वाले को ध्यान नहीं रखना है, मेहमान अगर आ गए तो फंस जाएंगे ना, आटा नहीं रहेगा तो। इसीलिए वैसे ही मैक्सिमम वर्ड क्यों लिखा हुआ है, हम एवरेज यूज़ करते हैं, एवरेज जितना यूज़ करते हैं, कभी ऑर्डर आ गए तो, मशीन खाली बैठा गई तो, इसलिए मैक्सिमम यूज़ लेंगे। क्या लेंगे, मैक्सिमम। बच्चों से मैं डाउट होता है मैक्सिमम के लिए, एवरेज को नहीं लिए, हम ऑन एवरेज तो 8 kg यूज़ करते हैं, क्यों लिए, कभी ऑर्डर आ गया तो कैसे करेंगे, या लाइक घर में मेहमान आ गए तो कैसे करेंगे, इसलिए। और मैक्सिमम लीड टाइम के लिए, यहाँ पे एवरेज को नहीं लिए। सपोज मान लो अपन एवरेज ले लिए लीड टाइम, है ना, और लेट आया तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे ना। ऐसा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, समझ में आए, फॉर्मूला क्यों बना, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। फिर क्या लिखा है, मिनिमम लेवल किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर आए रीऑर्डर लेवल, यानी मिनिमम मतलब क्या हो रहा है, देखो रीऑर्डर मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम।
तो मैक्सिमम जैसा समझ में आया, तो मैक्सिमम से क्या करेंगे एवरेज, तो क्या आ जाएगा अपने आप मिनिमम। तो मैक्सिमम में से माइनस करेंगे अपन, मैक्सिमम से माइनस करेंगे हम लोग एवरेज, अपने आप क्या आ जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम से माइनस करेंगे एवरेज तो क्या आ जाएगा मिनिमम। तो हालांकि रीऑर्डर लेवल को मैक्सिमम नहीं बोलते, ये फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम। फिर मैक्सिमम लेवल क्या होगा, मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल क्या होगा रीऑर्डर लेवल, एक रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल स्टॉक क्या बोलेंगे कि कितना मेरे मैक्सिमम लेवल रखा हुआ है, तो रीऑर्डर लेवल आया प्लस क्या होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू या रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करेंगे मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम। एवरेज लेवल क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और एक क्या फॉर्मूला बन जाएगा मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी। अब डेंजर लेवल में तो क्या था, डेंजर लेवल मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज यूसेज रेट, क्या बोलेंगे एवरेज यूसेज रेट इंटू एमरजेंसी लीड टाइम, क्या बोलेंगे एमरजेंसी लीड टाइम। यानी कि नॉर्मली मान लो इसको मिनिमम भी बोल सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर पीरियड बोल सकते हैं, एमरजेंसी लीड टाइम बोल सकते हैं। सपोज हमने कॉल किया भाई सुनना स्टॉक जब कम पड़ा हुआ इमीडिएट मेरा काम का इमीडिएटली मेरे को भेज, उसका क्या बोलेंगे डेंजर लेवल ऐसा। तो एवरेज यूसेज रेट इंटू एमरजेंसी लीड टाइम ये है। इसके क्वेश्चन बच्चों एकदम आसान रहते हैं, छोड़ना नहीं, आप क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, छोड़ना नहीं, एकदम आसान है, क्यों छोड़ना, बच्चों वाला है। आज देखो कितना आसान है फार्मूला, है कि नहीं, समय का मैं रटवाता हूँ पूरा फार्मूला है ना, इससे आसान है। इस वीडियो को देख लेना एक दो बार, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हाउ इट इज़ कैलकुलेट, मितवी आदेश मात्रा क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। इसका पूरा लॉजिक है, ईओक्यू का पूरा बहुत भारी भरकम लॉजिक है ना, बहुत भारी भरकम फार्मूला है इसका, आधे घंटे का ज्ञान देना पड़ता है क्लास में कम से कम। तो क्या लिखा है देखो, यह विचारणीय बात नहीं है कि कितना खरीदा जाए, बल्कि यह है कि एक बार में कितना खरीदा जाए, कितना चाहिए। यह विचारणीय नहीं कितना खरीदा जाए, यह है कि एक बार में कितना खरीदा जाए। मैं पढ़ के समझाता हूँ है ना, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट बहुत भारी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने पहले पढ़ा होगा तो अच्छे समझ जाओगे है ना। फिलहाल इस यहाँ जितनी थ्योरी उसमें समझ में तो आ जाएगा आपको, क्योंकि अच्छे से लिखा हुआ है। तो यह विचारणीय नहीं कि कितना खरीदा जाए, देखिए एक बार में कितना खरीदा जाए। ऐसा क्यों लिखा हुआ है एक बार में कितना खरीदा जाए, आप जितने बार ऑर्डर दोगे, आप जितने बार ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है ना। अब ऑर्डर देंगे तो ट्रांसपोर्ट से माल आएगा ना, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा लगता है ना, तो हमको ऑर्डर हिसाब से देना है, ऑर्डर हिसाब से देना है। आपने हाँ सुनना, ऑर्डर हिसाब से देना है कि हम लोगों को कॉस्ट क्या है कम से कम आए, कॉस्ट क्या है कम से कम आए। अब आप बोलोगे सर काम करो ना, बार बार ऑर्डर देंगे कॉस्ट ज़्यादा लगती है ना, एक साथ ऑर्डर दे दो, एक ही बार कॉस्ट लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार लगेगी नहीं। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार लगेगी तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हमको सामान जब लेना था, जब सामान हमको लेना था तो हमने पैसा लगाया होगा, गोडाउन में भी उसको स्टोर करके रखोगे है ना, और इतना सारा एक साथ साल भर का एक साथ लेकर रख लिया और फ्यूचर में माल नहीं चला, ख़राब हो गया है ना, या फैशन चेंज चले गया, तो क्या करेंगे उस स्टॉक का हम लोग। समझ आ रहा लॉजिक, इसलिए ध्यान सुनना। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि हम लोग कितना ऑर्डर दें, इसका मतलब क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि कितना हम लोग कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें जो इकोनॉमिक हो, जिससे हमको कम से कम कॉस्ट पड़े, जो हमारे लिए एकदम कम से कम कॉस्ट पड़े। समझ आ रहा है, जो हमारे लिए कम से कम कॉस्ट हमको पड़े, तो एक बार में कितना ऑर्डर दे कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो। वापस यह विचारणीय बात नहीं है कि कितना खरीदा जाए, बल्कि यह है कि एक बार में कितना खरीदा जाए। उदाहरण के लिए क्या 1 लाख रुपए की कीमत की 10,000 इकाइयों को एक बार में ही खरीद लेना चाहिए। 10,000 इकाइयाँ जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख है, तो उसको एक बार में खरीद ले, या फिर अथवा कई बार में, और यदि कई बार में खरीदना है तो कितने बार में, आदेश मात्रा क्या होगी। समझ में आ रहा है कि हमको साल भर में कितना चाहिए, 10,000 इकाई चाहिए, तो कहते सर एक बार मंगा ले, एक बार मंगा ले। तो इसके लिए बनाया फॉर्मूला, अब समझेंगे अपन आगे है ना। यह मितवी आदेश मात्रा अर्थात इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की अवधारणा है। यह दोनों स्थितियों के अपने महत्व है। यदि हम समुची 10,000 इकाइयों को एक बार में क्रय करना तय करते तो स्थिति निम्नलिखित होगी। कितना अच्छे से लिखा हुआ देखो, हमको 1 लाख रुपए एक बार में स्टॉक को क्रय करने में लगाने पड़ते हैं, अतः स्टॉक में फंसी पूंजी पर ब्याज की हानि होगी। हम एक साथ ले लिए तो ब्याज का पैसा बच जाएगा ना। यदि स्टॉक उधार मूल्य पर भी मिलता है तो हमें या तो मूल्य अधिक देना पड़ सकता है या उधार राशि पर ब्याज देना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2, वस्तुओं को संग्रहकार में रखने हेतु अधिक स्थान की आवश्यकता होगी व बीमा व्यय, गोदाम किराया, गोदाम के अन्य खर्चों की लागत बढ़ सकती है अगर एक बार में ले लेंगे तो। वस्तुओं के अपरिचित होने का भय बना रहेगा, वस्तुओं के क्षय या चोरी होने की हानि हो सकती है। संग्रहकार में पड़ी वस्तुओं के रख रखाव व स्थानांतरण के व्यय आवश्यकता से अधिक होंगे। लिपिक कार्य व देखरेख की लागतें अधिक होगी। मतलब एक बार में मंगाऊंगे तो कितनी सारी परेशानी हो सकती है। ठीक है, क्लियर अच्छे से। उपयुक्त सभी लागतों को वहन लागतें
कहा जाता है। इसको संस्मरण, संभरण लागतें भी कहते हैं, है ना। तो कैरिंग कॉस्ट या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग स्टोरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरी ओर यदि इन 10,000 इकाइयों को कई आदेश देकर खरीदा जाता है तो स्थिति निम्नलिखित होगी। मतलब 1,000 करके मंगाते हैं तो क्या होगा, देखो, कारखाने में सामग्री कमी होने से अथवा बाजार में सामग्री उपलब्ध होने वाले कारण उत्पादन कार्य स्थगित या अवरुद्ध हो सकते हैं। हम धीरे धीरे मंगा रहे हैं, अगर मटेरियल की आवश्यकता पड़ी और मटेरियल ना हुआ तो। पॉइंट नंबर 2, मौसमी सामग्री का मूल्य अधिक देना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है ना कि भाई पहले से कई लोग लेके रख लेते हैं सामान बेमौसम, जैसे कई लोग खरीद लेते हैं ठंड के टाइम में ताकि फ्रिज की कॉस्ट कम पड़े, एग्जाम्पल दिया। वैसे ही क्या हो सकता है कि अपन जब मंगवाते हैं उसमें रेट ज़्यादा रहा तो हमको ज़्यादा रेट देना पड़ जाएगा, ये भी नुकसान हो गया। उसके बाद यदि अधिक मात्रा में माल खरीदने पर जो छूट प्राप्त हो सकती है उससे वंचित होना पड़ सकता है। सही बात है। सामग्री की सप्लाई में देरी से प्राप्त होने पर ग्राहकों के पड़े आदेशों को शीघ्र पूरा करने हेतु कारखाने को पारियों में शिफ्ट करना पड़ सकता है तथा श्रमिकों को अधिक समय काम करना पड़ सकता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी। आदेशों को समय पर पूरा ना करने पर फर्म की ख्याति गिरेगी। सही बात है ना, स्टॉक है नहीं, धीरे मंगवा रहे हैं तो डिमांड पूरा नहीं करवा पा रहे, घर की फर्म की ख्याति गिरेगी, बिक्री को प्रभावित होती तथा लाभ कम हो जाते हैं। आपातकालीन क्रयों के लिए स्थानीय बाजार में ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है तथा तुरंत सप्लाई करने के लिए ऊंची दर से यातायात किराया चुकाना पड़ता है। तो बार बार मंगाओगे तो भाई किराया तो चुकाना पड़ेगा ना। बार बार आदेश देने के समय बार बार रेल किराया, गाड़ी भाड़ा चुकाने के व्यय, ये सब हो सकते हैं। ऐसा 6 में क्या लिखा हुआ था, 6 में क्या लिखा था, आपातकालीन क्रयों के लिए स्थानीय बाजार में ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है। इमरजेंसी में खरीदना है तो लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो ऊंचा पे करना पड़ेगा तथा तुरंत सप्लाई करने के लिए ऊंची दर से यातायात किराया चुकाना पड़ता है। ऐसा अब यहाँ देखो, यहाँ पे उपयुक्त लागतों को अलागतें यानी कि नॉन कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ नॉन कैरिंग इनफ कहा जाता है। इन आदेशों की लागतें ऑर्डर भी करते हैं। एक मिनट को यहाँ पे समझेंगे हम लोग संक्षेप में कि कैरिंग कॉस्ट किसको बोलेंगे, नॉन कैरिंग कॉस्ट किसको बोलेंगे। कैरिंग कॉस्ट मतलब गुड्स को कैरी करने के लिए खर्चा, जैसे हम लोग सामान को मंगा लिया तो क्या क्या लगेगा, विनियोजित पूंजी पर ब्याज लगेगा, है ना, संभरण हेतु स्थान लगेगा, तो कैरिंग कॉस्ट है ये। मतलब गुड्स मटेरियल तो ला लिए, एक साथ मटेरियल मंगवा तो लिए, मतलब मटेरियल के लिए अल्टीमेटली मटेरियल के लिए हमको क्या खर्चा लगता है। मटेरियल मंगवाओगे तो उसको मटेरियल मंगवाओगे उन्हें कैसे पैसे उधारी लेकर मंगवाए हैं, उधारी में सामान मंगवाए तो रेट ज़्यादा पड़ा, या उसको संभालने के लिए गोडाउन का रेंट लगा, है ना। अप्रचलन की लागत, सामग्री व स्टॉक की क्षय की हानि, रख रखाव हस्तांतरण व्यय, बीमा, किराया, गोदाम के व्यय, लिपिकी की लागत, ये सब कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक कैरी करने का खर्चा, संभालने का खर्चा। और नॉन कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, नॉन कैरिंग कॉस्ट उत्पादन विघ्न की लागतें, मौसमों से परे माल की अधिक मूल्य की हानि, वंचित छूटे, मतलब अल्टीमेटली अगर एक साथ अगर कैरिंग कॉस्ट और नॉन कैरिंग कॉस्ट है ना, वंचित छूटे। उसके बाद अतिरिक्त पारियां, अधिक समय आदि की लागतें, ख्याति कमी, बिक्री व लाभ की हानि, क्रय की व यातायात की अधिक लागतें, आदेश देने की लागतें। अब देखो बार बार ऑर्डर देंगे तो आदेश ज़्यादा देना, बार बार ऑर्डर देंगे तो उसकी लागत तो लगेगी कैरिंग कॉस्ट। ऐसा ये ईओक्यू का फॉर्मूला है, अच्छे से समझ लेना, एकदम आसान है। 2SC है ना, अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप कोई भी दूसरा फॉर्मूला देखे होंगे तो नो प्रॉब्लम, कई ये भी फॉर्मूला है 2AOC, ये फार्मूला है। ये फार्मूला को अप्लाई करोगे तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल जाएगी। मतलब इतनी कम कॉस्ट निकल जाएगी कि उससे कम कॉस्ट निकल ही नहीं सकती, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपका मान लो 200 यूनिट आया ईओक्यू निकाल के, मतलब आपने ईओक्यू का फॉर्मूला लगाया और इससे मालूम चला कि आपको एक बार में 200 यूनिट मंगानी है। तो अगर आप 201 यूनिट मंगाते हो ना तो भी आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अगर 199 यूनिट भी मंगवाते हो ना तो भी आपकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, ऐसा है। तो बाद हमें समय मिला, क्वेश्चन करवाया या आप क्वेश्चन किए होंगे, समझ रहे होंगे मेरी बातों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये मतलब क्या होता है, एनुअल यूसेज इन यूनिट, एनुअल यूसेज इन यूनिट। वो मतलब क्या होता है, वो मतलब बोल सकते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, या फिर एस लिखा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर, क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर। इसी मतलब क्या होता है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज प्राइस पर एनम। मैं वो लिखा देता हूँ मेरे तसल्ली के लिए, है ना, एकदम अच्छे से लिखा हुआ ये, और मेरी तसल्ली के मैं एक बार लिखा देता हूँ ताकि मेरे को तसल्ली हो कि मैंने को जो बताना था मैं बता दिया। देखो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, EOQ फॉर्मूला था 2 × AOC। ये मतलब क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन दिया रहा है कि रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी, एनुअल तो साल भर का एक साथ लिख देना, है ना। क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। वो मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग
कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को देने की कॉस्ट कितनी है। सी मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, मान लो 100 रुपये, और 1 यूनिट को संभालने में क्वेश्चन दिया रहा है कि 10% खर्चा लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज़, ऐसा। ठीक है, क्लियर अच्छे से। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन दिया रहा है कि एक बार ऑर्डर देने का कितना लग रहा है, 50 रुपये लग रहा है। दिया रहा है कि मटेरियल का 10 साल में कितना चाहिए, 10,000 चाहिए, तो सब अप्लाई करोगे आप फार्मूला 2 × 10,000 × 50/10, ये आ जाएगा EOQ, ऐसा। तो क्या लिखा है, निरंतर आगणन पद्धति से आप क्या समझते हैं, इससे गुण दोष क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। तो क्या लिखा है, देखो, निरंतर इन्वेंट्री और निरंतर स्टॉक की गणना। निरंतर इन्वेंट्री, इस पद्धति के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण प्रलेख, ध्यान से सुनना, इसको अंडरलाइन करना, कैसे बताता, एक मिनट यहाँ मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये है मान लो बच्चों भारी भरकम सा गोडाउन, गोडाउन में है बहुत सारी अलमारी, अलमारी में क्या रखा हुआ है, स्टॉक। अलमारी में क्या रखा है बच्चों, स्टॉक। अलमारी में रखा है स्टॉक, यानी कि रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जब भी यहाँ से कुछ भी सामान निकलेगा तो वो कहाँ लिखना पड़ेगा हमको, स्टोर लेजर में लिखना पड़ेगा। मतलब हमने अपॉइंट ही किया रहा है ना, ऑफिस वर्क के लिए हमने अपॉइंट किया कि भाई जो भी सामान यहाँ निकलेगा स्टोर लेजर में होना चाहिए। मान लो ये अलमारी है, अलमारी से जो भी सामान निकलता है उसको लिखा जाता है इसमें बिन कार्ड, जिसमें लिखा जाता है बिन कार्ड में। तो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ये गोडाउन में आपको अलमारी दिख रही है, जैसे मतलब कोई अलमारी सामान निकला तो अलमारी के बाहर होता है बिन कार्ड, यानी कार्ड होता है, उसका फॉर्मेट होता है। आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, कर सकते हो, आपकी बुक में दिख जाएगा कितना रिसिप्ट हुआ, उस अलमारी में कितना रिसिप्ट हुआ, उस अलमारी से कितना इशू हुआ, उस अलमारी में कितना बैलेंस हुआ, उसका फॉर्मेट होता है। तो बिन कार्ड में लिखा हुआ होता है कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बचा हुआ। और ये बिन कार्ड हो गया, मतलब सबके लिए क्या होगा बिन कार्ड, क्या होगा हर किसी के लिए क्या होगा, हर अलमारी के लिए क्या होगा बिन कार्ड, हर अलमारी के लिए क्या होगा बिन कार्ड। यहाँ एक बिन कार्ड में सबको लिखा जाएगा, दूसरा कहाँ लिखा जाएगा, स्टोर लेजर में लिखा जाएगा। अब मान लो कभी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, बैलेंस इधर उधर होता है, तो इन दोनों को मिला क्या किया जाता है, टैली किया जाता है। क्या किया जाता है, टैली किया जाता है। समझ में आया अच्छे से। तो देखो, इस पद्धति के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण प्रलेख बिन कार्ड तथा स्टोर खाता बही रखे जाते हैं। और जैसे ही कोई प्राप्ति होती है, निर्गमन होता है या समायोजन होता है, यानी कि रिसिप्ट होती है, इशू होता है, या कोई एडजस्टमेंट हुआ या बैलेंस बचा, वैसे ही इन दोनों प्रलेखों में इसका अभिलेखन किया जाता है और ऐसे अभिलेखों के तुरंत पश्चात से संकित किया जाता है बैलेंस। उदाहरण के लिए, यदि किसी माह में 2 बार सामग्री की प्राप्त हुई तथा 8 बार विभिन्न तिथियों का निर्गमन हुआ, 2 बार रिसिप्ट हुई, 8 बार इशू हुआ, तो बिन स्टोर कार्ड तथा स्टोर खाता बही में 2 + 8 10 बार अभिलेख होगा और 10 बार सामग्री का से संकित किया जाएगा। ठीक है, लिखा है निरंतर स्टॉक की गणना। सही बात है, स्टॉक की निरंतर गणना तो इसमें होती रहती है ना, कि नहीं होती, होती कि नहीं होती, कितना आया कितना गया, ऐसा। उसके बाद वित्तीय आगणन प्रणाली के लाभ क्या क्या है, उसके क्या क्या लाभ है, विश्वसनीय जांच हो जाती है, स्टोर्स की विस्तृत एवं अविश्वसनीय जांच सुनिश्चित हो जाती है। नैतिक प्रभाव, इस पद्धति के अंतर्गत निरंतर जांच की एक पद्धति लागू होती है जिसका कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, वह बेईमानी नहीं करते। रोकथाम के उपाय, अंतर तत्काल ज्ञात हो सकते हैं, जिससे रोकथामों के उपाय तुरंत लागू किया जा सकता है। क्यों, 2 है ना भाई, बिन कार्ड है, लेजर कार्ड है, स्टोर लेजर है, बिन कार्ड है, स्टोर लेजर है, तो अंतर मालूम चल जाएगा। अंतिम लेखों का शीघ्र तैयार हो जाना, यदि आवश्यक हो तो बिन कार्ड तथा स्टोर लेजर के शेषों से समय समय पर लाभ हानि का चिट्ठा तैयार किया जा सकता है। स्वतंत्र स्टाफ, इस कार्य के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति अलग से की जाती है जो कि पूर्णतः प्रशिक्षित होते हैं। संक्षिप्त में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर हानि क्या लिखा हुआ है, भारी लागत होती है, क्योंकि स्टाफ है भाई, स्टाफ का पैसा लगेगा ना, इसके बाद अधिक लागत होती है, अतः इससे कम मूल्य के मदों के न्याय संगत नहीं हो। अब स्टॉक के मूल्य कम है, स्टॉक है 10,000 का, कर्मचारी 20,000 का। अतिरिक्त निरीक्षण लागत, निरंतर आगणन पद्धति के सफल संचालन के लिए कड़े निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ होता है अतिरिक्त निरीक्षण लागत। VED एनालिसिस मतलब क्या होता है, VED 3 शब्द अंग्रेजी के 3 अक्षरों V, E और D से बना है। V का अर्थ होता है वाइटल यानी कि अत्यावश्यक, E का अर्थ होता है एसेंशियल એટલે आवश्यक, और D का अर्थ होता है डिजायरेबल। क्लियर है, वाइटल यानी कि अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, एसेंशियल मतलब क्या आवश्यक है, D मतलब क्या होता है डिजायरेबल।
वीडी पद्धति का प्रयोग ऐसे उत्पादन गृहों में किया जाता है जहां उत्पादन की क्रिया मशीनों से होती है। कहाँ किया जाता है? जहां उत्पादन की क्रिया मशीनों से होती है तथा मशीनों के पुर्जे की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों में लगने वाले पुर्जों को 3 में 3 श्रेणी में बांटा जाता है: अत्यावश्यक, आवश्यक और वांछनीय। अत्यावश्यक पुर्जे के अंतर्गत वे पुर्जे आते हैं जिनकी थोड़ी सी अवधि के लिए अनुपलब्धि हो जाने पर उत्पादन लंबे समय के लिए प्रभावित पड़ सकता है। तो लिखा है अत्यावश्यक, कुछ समय के लिए अगर वो स्टॉक नहीं रहा, कुछ समय के लिए स्टॉक नहीं रहा तो लंबे समय के लिए प्रभाव पड़ सकता है। आवश्यक पुर्जे आते हैं जो व्यवसाय के परिचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जिनकी कुछ घंटे या एक दिन की अनुपस्थिति को सहना व्यवसाय के लिए हितकर होता है। वांछनीय पुर्जों के अंतर्गत वे पुर्जे आते हैं जो उत्पादन के लिए तो आवश्यक होते हैं किंतु जिनकी एकाध सप्ताह की अनुपलब्धि से उत्पादन कार्य अवरुद्ध नहीं होते। तो अत्यावश्यक रहेगा तो लंबे समय प्रभाव पड़ेगा, आवश्यक रहेगा कुछ घंटे के लिए, और कुछ होते हैं जो नहीं रहेंगे तो चल जाएगा एकाध सप्ताह। लाभ: वेट पद्धति से किए गए पुर्जों के इस वर्गीकरण के आधार पर अत्यावश्यक पुर्जों की पूर्ति सदैव रखी जाती है। रखे जाएंगे, अत्यावश्यक है उसकी हमेशा रहना ही चाहिए। आवश्यक पुर्जे की पूर्ति सुगम रखी जाती है। वांछनीय पुर्जों की पूर्ति यथाशीघ्र रखने की व्यवस्था की जाती है। इस वर्गीकरण के कारण की अनावश्यक हानि नहीं हो पाती। ऐसा एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। मालूम है फीफो, लिफो, हिफो, मालूम तो है आपको। लागत मूल्य पद्धतियाँ, पहले क्या लिखा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं क्या बताऊँ, मैं जिसके बारे में बताना होगा बता दूंगा, ये सब आपको आता है, आई नो। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मालूम है, पढ़ लेना है ना, इतना कुछ पढ़ चुके हो ना, फटाफट पढ़ लेना, ये लापरवाही नहीं करना, ये सब पढ़ चुके हो, ये सब आता है आपको। लिफो, फीफो, हिफो, हिफो मतलब क्या होता है? सर्वोच्च आना, पहले जाना। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? आधार स्टॉक मूल्य पद्धति। आधार स्टॉक मूल्य पद्धति मतलब इसका एवरेज स्टॉक के बारे में है। क्या लिखा? स्पेसिफिक वैल्यू। कहाँ तक थे अपन? स्पेसिफिक वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पर क्या क्या लिखे थे अपन यार? हाँ, एक थे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद लिफो, बाद में आना, पहले जाना, है ना। उसके बाद हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हिफो मतलब क्या होता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फिर एवरेज स्टॉक, फिर स्पेसिफिक वैल्यू। तो अपन को यहाँ पर एवरेज स्टॉक समझ में आता है। आप क्वेश्चन किए होंगे, फीफो लिफो करना ही, फीफो लिफो क्वेश्चन करना ही भाई, छोड़ना नहीं। जो जरूरी मैं बताऊंगा, एक चीज़ नहीं बताऊंगा ताकि तुम करोगे नहीं। फीफो स्पेसिफिक मतलब क्या लिखा हुआ है? यह पद्धति वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ सामग्री विशिष्ट रूप से किसी एक उपकार्य या कार्य आदेश के लिए क्रय की जाती है ना। किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमने क्रय की, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया था उसके लिए हमने क्रय की, तो वहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू मेथड का अप्लाई किया जाता है। तथा बाद में वह सामग्री उसी विशिष्ट कार्य के लिए निर्गमित की जाती है जिसके लिए खरीदी गई थी। यहाँ सामग्री को स्टोर में अलग से सांकेतिक संख्या प्रदान कर रखा जाता है। औसत मूल्य पद्धति है, क्या लिखा है? सामान्य औसत मूल्य पद्धति, भार युक्त औसत मूल्य पद्धति, समान एवरेज स्टॉक, है ना। एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भार मतलब वेटेड एवरेज की बात कर रहा है। आपने इसमें पढ़ा था, एक मिनट को, अच्छा वो तो गुडविल एवरेज स्टॉक, अरे पढ़े होंगे गुडविल के बारे में, है ना। वेटेड एवरेज गुडविल, वेटेड एवरेज वाली गुडविल, ये वो है ना। तो इसकी बात कर रहा है, पढ़ लेना एक बार, आसान है। फिर लिखा है बाजार, हाँ ये समझाना देखो मेरे को। प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति और विक्रेता मूल्य पद्धति क्या होता है? पढ़ लेता हूँ आपके लिए, फिर समझाता हूँ, तब मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वह मूल्य जिस पर बाजार से सामग्री खरीदकर रिक्त सामग्री की पूर्ति की जा सके, प्रतिस्थापन मूल्य कहलाता है। अतः यह बाजार मूल्य है। इस पद्धति में जब सामग्री निर्गमित की जाती है उसका प्रतिस्थापन मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये काम का है। जब ये हम मटेरियल इशू करेंगे, देखेंगे कि इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, इसका रिप्लेसमेट कॉस्ट क्या, आज ये चीज़ बाजार में कितने बिकेगी, आज ये चीज़ बाजार में कितने बिकेगी, इसका रिप्लेसमेट कॉस्ट क्या है, ठीक है। इसे क्या लिखा? यह कठिन व असुविधाजनक होता है। दूसरे सामग्री का मूल्यांकन लागत पर ना होकर बाजार पर होता है। ऐसा समझ में आ रहा है कि हम सामग्री इशू करेंगे, देखेंगे उसके प्रतिस्थापन मूल्य क्या है, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। विक्रेता मूल्य पद्धति मतलब क्या होता है? जैसे हमने सामान परचेस किया, जब हमने सामान परचेस किया तो हमने जितने परचेस किया, मान लो सामान परचेस किया 20 रुपये में, है ना। एक कोई दूसरा सामान परचेस किया 50 में, तीसरा सामान किया मतलब 80 में। तो जब हम लोग 50 वाला सामान इशू कर रहे हैं,
है ना। जब 50 में इशू कर रहे हैं हम लोग, तो 50 रुपये कॉस्ट को ही ध्यान देंगे, जितने में सामने वाले हमको विक्रय किया उस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे लेंगे। वह मूल्य जिस पर निर्गमित की जाने वाली सामग्री को बाजार में बेचा जा सके विक्रेता मूल्य कहलाता है। यह मूल्य सामग्री की उस लागत पर जिस पर वह पूर्व में खरीदी गई थी, ठीक है, कम या अधिक हो सकती है। स्थापन पद्धति की यह पद्धति की तरह इस पद्धति में भी स्टोर खाता बही लाभ यानी दिखाई। मानक मूल्य पद्धति यानी मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो क्या होता है, दो कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। मेरे को लग रहा था कि भाई कोई गुड्स है उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब मैं मान रहा था 10 रुपीज़ और एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल गई, मान लो निकल गई 12 रुपीज़। तो मैं मान रहा स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब मानक कितने मान रहा था मैं 10 रुपये। तो मानक कॉस्ट के आधार पर अगर मैं करता हूँ तो मैं अगर सामान को मैं इशू किया तो कितनी कॉस्ट लूँगा 10 ना कि 12। ठीक है, लिखा है। बढ़ती हुई मूल्य पद्धति मतलब कुछ ऐसी सामग्री है जो समय अथवा जलवायु से प्रभावित होती रहती है। यदि किसी वस्तु का वजन नमी के सूख जाने के कारण अथवा भाप बनकर उड़ जाने के कारण कम हो जाता है तो प्रश्न उठता है कि उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। इसका उत्तर है कि शेष असली वजन पर ही क्रय मूल्य को फैलाया जाए और प्रति इकाई लागत की क्रय दर को बढ़ाया जाए। और दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि भी लग रहा है कि फ्यूचर में इसका रेट बढ़ सकता है ना। तो बढ़ती हुई मूल्य पद्धति को अपनाकर आप इशू प्राइस को क्या कर दो, बढ़ा दो। ये समझ में आया अच्छे से। तो यहाँ पर आपका ख़त्म हुआ। ऐसे देखो क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत बार पूछता हूँ बच्चों से, एक ही चीज़ को रिपोर्ट करता हूँ, पर यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए शायद मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। समय भी तो कम है ना, परसों एग्जाम है और मैं आज बनाने के लिए बैठा हूँ। चलो बाय। इसके बाद का जो लेक्चर है मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। मतलब हो पाया तो है ना, कोशिश पूरी है, हो पाया तो समय भी थोड़ा मिलना चाहिए, कोशिश करूँगा पूरी।